अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? आज पहली रात ऐसी है जब हमने एसी नहीं चलाया। इसका मतलब है कि ठंड आ चुकी है कराची में भी ज़रा सी, तो इसलिए बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले सर्दी आती है तो बीमारी लेकर आती है। अक्सर आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये सब फैला हुआ है। खैर बहरहाल ये तो ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती है चीज़, बीमारी, परेशानियाँ, दिक्कतें, ये तो फिर अगर ज़िंदगी के साथ ना चले तो ज़िंदगी लगे ही नहीं। आज हम ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स पे गौर करने वाले हैं और बहुत हमारे कोर्स की किताबों में या हमारे बड़े बुज़ुर्गों को हमने कहते हुए सुना है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। और ये बात हकीकत है, ये अंदाज़ा होता है तब जब हम शऊर हमें आता है अपनी ज़िंदगी में, तो हम ये कहते हैं कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए जो बैलेंस करके चलते हैं ज़िंदगी को। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे काम हैं जो बीवी के ही सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि बीवी ने ही इसको देखना है, बीवी की ही ये ज़िम्मेदारी है, बीवी को ही ये संभालने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे बच्चों की तरबियत, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की सारी चीज़ें जो है वो बीवी के सपुर्द कर दी जाती है कि ये बीवी ने संभालना है। अच्छा, फाइनेंसेस जो है वो हस्बैंड ने देख रहे हैं, ये सपुर्द कर दिए जाते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो सब बीवी के हवाले। अगर बच्चा गलत पले तो सारा इल्ज़ाम जो है वो बीवी की तरफ से, तुमने नहीं देखा, तुमने तवज्जो नहीं दी। मियाँ को कोई कुछ नहीं कहता, ज़्यादा माँ ही को कह रहे होते हैं कैसी परवरिश कर दी। फिर अगर और भी दूसरे काम हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रख रखाव, रिश्तेदारियां निभाना, देना लेना, ये भी सारी जो है वो बीवी के सुपुर्द कर दी जाती है। और हस्बैंड जो है वो सुपुर्दोश हो जाता है कि नहीं भाई वो तो ऑफिस जाते हैं, उनको क्या पता, सुबह से लेकर रात तक उनकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुपुर्द कर दी जाती हैं मियाँ के, जैसे कि बैंक के सारे काम, कल के बारे में सोचना, इन्वेस्टमेंट्स, प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो मियाँ के ज़िम्मे है कि उन्होंने देखना है, रंग करवाना, घर की मेंटेनेंस। मगर ऐसा नहीं है। हमने गाड़ी के दो पहिए मियाँ बीवी को क्यों कहा है, उसकी कुछ रीज़न है। क्योंकि देखिए कभी कोई शख्स अच्छा होता है किसी चीज़ में, कभी कोई शख्स अच्छा होता है किसी चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सोचें कि एक लड़की की फितरत ऐसी है कि जिसके हाथ में पैसा नहीं रुकता, उसको नहीं आता फाइनेंस से डील करना, तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ तब भी अपनी महीने की आखिर में वो तनख्वाह पूरी उठा के बीवी के हाथ में दे दे, जो कि 5 या 10 तारीख को ही पूरी तनख्वाह उड़ा डाले, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है वो गुर फाइनेंसिस को संभालना, सही तरह उन पैसों को यूटिलाइज़ करना। अगर हस्बैंड के हाथ में वो गुर है, उसे आते हैं वो पैसे संभालना, उसे आते हैं पैसों को किस तरह खर्च करना चाहिए। तो ये जो ये जिम्मेदारी है ये बीवी के हाथ में नहीं, ये फिर मियाँ के हाथ में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मियाँ ज़्यादा समझदार है पैसों को इन्वेस्ट और ख़र्च करने में, और उस महीने में अपनी चादर में पैर फैलाने में। अगर मियाँ एक्सपर्ट है तो फिर बीवी को या तो वो ट्यून करे या फिर वो सारी चीज़ें इस हवाले से, पैसों के हवाले से खुद संभाले, क्योंकि वो गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर बीवी बाहर के कामों में थोड़ी एक्सपर्ट है, यानी कारपेंटर, प्लम्बर, टैंकर वाले को बुलाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम घर बैठ के मियाँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मियाँ आएंगे तो बैंक के काम होंगे, मियाँ आएंगे तो वो ख़रीदारी होगी, मियाँ आएंगे तो टीवी ख़रीदा जाएगा, मियाँ आएंगे तो गीज़र ख़रीदा जाएगा। अगर बीवी इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको ज़्यादा चीज़ें पता हैं बाहर के कामों में, तो ये उसे ही करना चाहिए, ना कि मियाँ के ऊपर रिलाई करे कि मियाँ को कोई टेक्नोलॉजी की नो हाउ नहीं है, कोई चीज़ उसको पता नहीं है। अगर वो जॉब कर रहा है और बीवी घर पे है तो वो सारे ये काम खुद संभाल सकती है। तो ये क्यों ये रोल्स बांट दिए गए हैं जेंडर के हवाले से? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी जो एक्सपर्टी है वो उसको पकड़ लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ सच, मेरे घर में बैंकिंग के काम, इन्वेस्टमेंट के काम, ये सारे मेरी ज़िम्मेदारी है। कारपेंटर, प्लम्बर, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से सीखा। मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, अब्बू के पास टाइम नहीं होता था तो अम्मी को करते हुए देखा, वो चीज़ ऑटोमेटिकली मुझ में आ गई। पैसे कैसे खर्च करने हैं, ज़िम्मेदारी कैसे निभानी है, पूरे महीने में किधर क्या खर्चा कर, वो सारी चीज़ें मैंने संभाल ली हैं। नहीं है यासिर की एक्सपर्टी इसमें, तो इसलिए मैंने
कभी कभार ऐसा होता है जब बीवियाँ देखती हैं कि मियाँ की एक्सपर्टी नहीं है तो वो फिर फ्रंट सीट पे आ जाती हैं और मियाँ इस मामले में बैक सीट पे चले जाते हैं। यासिर की एक्सपर्टी क्या है? यासिर की एक्सपर्टी ख्वारी से बचना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में कोई रेनोवेशन हो रही है, मैं इतनी पागल और इतनी ख्वार हूँ कि मैं नल और छोटी छोटी चीज़ें खुद बाज़ार चली जाऊँगी लेने के लिए। पर यासिर की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, उसको पता है कि मैंने किसको क्या हवाले करनी है और वो घर बैठे ही फिंगर टिप्स पे टक 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 सारी जिम्मेदारियाँ निभा सकता है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी। मैं सारे कामों को ना खुद अंजाम देने की कोशिश कर रही होती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये एक वक्त का ज़ियान भी है और अपने आप को थकाने वाली चीज़ है। सो इसलिए कुछ एक्सपर्टीज़ हस्बैंड्स की हैं, कुछ वाइफ्स की हैं, दोनों को उस हवाले से एक दूसरे को बांट लेना चाहिए। यही आज हम इस प्रोग्राम में सुनने और समझाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें, बच्चों की परवरिश से लेकर A to Z, हर चीज़ हम किसी एक के सुपुर्द नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छी और बैलेंस गाड़ी चलानी है तो अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ जान के फ्रंट सीट पे गाड़ी की आके बैठ जाइए और आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, कुछ एक्सपर्टीज़ आपको नहीं पता कि आपके अंदर है तो हम आपको उजागर करते हैं कि ये है आपकी एक्सपर्टीज़। प्लीज़ आइए, आगे की सीट पर बैठिए और गाड़ी को स्मूथ चलाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज की इस डिस्कशन के लिए ऑब्वियसली हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या रोल है, बेसिकली वो किस चीज़ में उनकी एक्सपर्टी है जो वो अपनी ज़िंदगी में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और ऑब्वियसली हमारे साथ फिर एक्सपर्ट्स भी होंगे जो हमें गाइडलाइंस देंगे कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ को पहचानें कैसे। सो पहली दफ़ा इस तरह रिलेशनशिप के ऊपर बात करने के लिए अरसलान खान हमारे साथ है, क्योंकि ये वो ग्रीन फ्लैग वाले हस्बैंड नज़र आते हैं अपनी स्टोरीज के थ्रू, नज़र आते हैं शादी से लेकर अब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बाकी टैलेंट्स तो एक तरफ हैं ही, उससे तो कोई हम डिनाई नहीं करते, लेकिन ये एक टैलेंट हमें नज़र आता है आपकी और आपकी बेगम की स्टोरीज से। वो ग्रीन फ्लैग, हर जगह आपको ग्रीन फ्लैग बॉय और पता नहीं क्या क्या टिक मार्क लगाए हुए होते हैं। वो नहीं, वो उसकी मेहरबानी है अगर वो मुझे कहती है, बट जाहिर सी बात है नहीं, वो भी कहती है और भी खवातीन जो आपको नोट कर रही होती है वो भी कहती है। नहीं, इंसान में आई थिंक खराबियाँ तो सब में होती हैं। हाँ। और मुझ में भी हैं, तो हाँ थोड़ी बहुत ग्रीन फ्लैग वाली क्वालिटीज़ हैं, बट आई एम श्योर कि मुझ में भी बहुत सी खराबियाँ होंगी। वो अभी हम डिस्कस करेंगे ना, पता चल जाएगी। और हमारे पास यहाँ मौजूद है इना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम इना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोगों का बड़ा हिट हुआ ड्रामा, तो हमने कहा चलो इन दोनों को साथ बुलाते हैं। अच्छा, ड्रामे के लिए नहीं आए हम लोग, अलग अलग आ गए। तो आ नहीं सके, हम उसके बाद आ गए। हो सकता है कि उसके बाद भी दोबारा लोग देख लें, रिपीट पे देख लें। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी कल पता चला कि हिना इज आल्सो कमिंग। हाँ, तो वो भाई सही ना, तुम लोगों का इतना अच्छा ड्रामा गया, बड़ा मज़ेदार। सब लोगों ने इतनी व्यूअरशिप, इतनी रेटिंग्स आई, तो ज़रूरी है इसको हम यूटिलाइज करें। हमारा ड्रामा का ज़ाहिर है। सो बेसिकली हमारा पता है ना हमारा टॉपिक क्या रिलेशनशिप के ऊपर है कि जिसमें ज़्यादा अच्छा है वो फ्रंट सीट पे आ जाता है, ठीक है। और जो आप दोनों के अलावा, क्योंकि अभी आपका बच्चा छोटी है और आपका भी है नहीं, सो वो मियाँ बीवी के अलावा जो अगर बच्चों के ऊपर बात करनी है तो वो पूरी जो ज़िंदगी के स्टेजेस हैं वो पार करके राबिया रिजवान है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। ओके, आ जाओ राबिया, लग गया माइक। जूते पहन लो, हील पहन लो, आ जाओ। तो मैंने कहा कि फिर उनको भी बुलाएं एक स्टेज, तुम लोगों की तो अभी वो हनीमून पीरियड चल रहा है। सही बात है। अरसलान का ज़्यादा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल है? लेट हो गई, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो वेलकम टू द शो। आप तीनों के अलावा एक एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत होती है जो ठप्पा लगाए, हाँ ये सही कह रहे हैं, हाँ ये गलत कह रहे हैं। सो वो ज़रूरी है। और रिलेशनशिप कोच अगर मैं कहूँ तो ये सना से बेहतर कोई नहीं हो सकती। सना यासर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच निदा, यू आर सो काइंड। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। बड़े दिनों बाद यस, आपसे मुलाकात हो रही है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बुलाती हैं, है ना। जब मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को ज़रा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, वो मोड़ आ गया तो मैं टॉपिक रख लेती हूँ कि अब क्या हो गया, अब 23 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा। हाँ जी। सो अगर अरसलान आपसे शुरू करें, आप माशाल्लाह ख़वातीन के बीच में एक
As always. मेंबर। As always, सही बात है। तो मर्दों का परसेप्शन लेना भी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है चीज़ों के मामले में। पहला जो हमने स्लाइड बनाई हुई ज़रा याद रखने के लिए, एक्सपर्टी। अच्छा, ये शी इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आप अपनी बेगम के बारे में कह रहे हैं, हिरा के बारे में? हाँ जी, ऑर्गेनाइज्ड। भाई उसकी बेगम हिरा है, हम आपको बता दें, ये ड्रामे में थी। प्लीज, इसकी बेगम हिरा है और मैं इसकी बहन नहीं हूँ। क्योंकि ये भी एक जो है ना, हमारी आवाम के सामने ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ। जिस तरह नादिया आपा और नादिया अफगान हाँ। और सरमद खुसर थे, बेस्ट फ्रेंड्स और हमेशा से साथ थे। तो उस तरह से लोगों को हमेशा से ये लगता है कि क्योंकि औजा मामू बोलती है, तो लोगों को यही लगता है कि ये मेरा भाई है। जिसकी वजह से जब हम ड्रामा कर रहे थे तो लोगों ने आगे से ये भी कहा कि बहन भाई को ड्रामा कैसे कर। हमें लिटरली पहले 3-4 महीने तो यही लगे हैं लोगों को बताते हुए कि हम लोगों ने शुरू कर दिया था शुरू में कि भाई हम बहन भाई नहीं हैं, हम बहन भाई नहीं हैं। अब औजा बेचारी क्या बोलेगी मुझे? और मैंने कहा क्या बोले? मैंने कहा अब वो मेरे बिल्डिंग के गार्ड को चचा बुलाती है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरे शौहर के भाई हो गए हैं। कि उसने किसी रिश्ते को किसी ने किसी नाम से तो बुलाना है, ठीक है? तो वो मामू बुलाती है, किसी को चाचू बुलाती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एग्जैक्टली क्या तो मैंने कहा क्लियर कर दूं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। ये अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में बात करने वाली है, वो अपनी में बात, वो उनकी अपनी अलग अलग है। उसकी हीरा है बीवी, और हमारे शो पे भी ये लोग आ चुके हैं शादी के बाद, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू। सो आप हिरा के बारे में कह रहे हैं, शी इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? सो हिरा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी चीज़ों को लेके कि हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। और आपको पता है नेचुरली मर्द लोग थोड़े से मेसी होते हैं, आते हैं, पता नहीं क्यों ख्याल नहीं रहता इस चीज़ का, बट तौलिया फेंक दिया, सॉक्स अपनी जगह पे। लेकिन अब कोशिश करता हूँ मैं पूरी के ज़्यादा डांटना पड़े मुझे, बट फेल हो जाता हूँ उसमें। सो उसकी इस चीज़ को लेके मैं एम ट्राइंग कि मैं इसको दूर कर सकूं, बट वो भी ये चीज़ समझती है कि यार ये एक क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं है, एक बैड ट्रेट है मुझ में। तो आई थिंक या अच्छा, अक्सर जो हमने देखा है सना, हस्बैंड ज़्यादातर, जैसे कि इन्होंने भी जनरलाइज कर दिया इस चीज़ को कि ज़्यादातर आदमी होते हैं मेसी। तो अब ये वाली जो ये एक लड़ाई की बहुत बड़ी वजह बनती है रिलेशनशिप्स में कि गंद घोल दिया, साफ सुथरा घर था, आए जूते वहाँ फेंके, तौलिया उधर फेंकी, बाथरूम पूरा गीला कर दिया, बेड जो है बनाया हुआ था उसको मेसी कर दिया, ये चाय गिरा दी। मतलब मेरे मियाँ की तो सोते हुए राल टपकती है, मैं तकिए के खिलाफ पता नहीं कहाँ से लेके आती हूँ, समझ नहीं आती क्या करूँ। वो कहते हैं मैं क्या इसका क्या करूँ, मैं टेप लेगा कि सो मुँह पे। तो मुझे वो डांटेगा, अल्लाह करे। अभी पता है एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी कि यासिर भाई ने कहना है शो तुम करती हो और मेरी एमी शामत आ जाती है। हर सिचुएशन में मुझे दो यासिर जो है वो ऐसे करते हैं, क्योंकि भाई आप कहाँ से लेकर आते हैं बेडशीट्स और ये, और सुबह देखती हूँ कि ये अब इसको क्या करूँ मैं, एक ही दिन तो हुआ है डाले हुए। तो ये एक लड़ाई का बहुत बड़ी रीजन बनती है। ओके, सो इसके लिए क्या करें बेगमात? सो निदा वो जूते लगाए, बच्चा पाल रहे हैं ये तो जाती है जूते लगा। भाई गोद लेने थोड़ी शादी की है, मतलब साथ इक्वली चलना है ना, तो एक टाइम पे बीवियां माँ बन जाती हैं। तो वो फ्रस्ट्रेटिंग आई थिंक ज़्यादा हो जाता है बीवियों के लिए। और जहाँ तक बात है कि आप अगर घर ऑर्गेनाइज्ड है और हस्बैंड आके उसको मेसी कर देता है, इसको वाइस वर्सा कर दो, वो आपके ऑफिस जाके सब बिखेरा कर ये लड़ाई करवाने आपके लैपटॉप में घुस के जो है ये इनको मस्ती भरी बातें करने दे, इन्होंने गुजार ली अपनी जिंदगी के अगर इतने साल मजे से। मुझे लगता है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद हस्बैंड्स भी कर रहे होते हैं, जो वो मतलब ओवरलुक कर रहे होते हैं वाइफ्स की। तो आई थिंक ये वाइस वर्सा ही चलता है। इट्स नॉट लाइक कि हस्बैंड ही एक ही तरफ से करी जा रहा मैं है जरा सना और से वो मदर बन गई। एक एक्सपर्ट से इसकी जो है पूरी वजाहत ले लूं, उसके बाद फिर मैं भी कुछ बोलूंगी आपकी बारे में। देखिए, अगर हम निदा इसको इस तरह से बोलें कि आदत बचपन से डलती है, और अक्सर क्योंकि मेरे आगे भी बेटा है, मेरे यासिर भी इतनी इसी तरह से जिस तरह आप कह रही हैं। मेरा यासिर इसलिए बोलती क्योंकि इनके मियां का यासिर है, इसलिए मेरा यासिर बोलती। तो ये जो अट्ठे बनाने वाला सीन है, कभी हम इस बारे में बात करेंगे कि वो पैंट यूं ही उतरती थी और वापस यूं ही चढ़ भी जाती थी, ठीक है? सो ये चीज़ें मैंने भी होते देखी, बट
रीज़न इसका क्या होता है, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली देयर फॉल्ट। अगर हम कहें कि जी गलती किसकी है, गलती नहीं होती। जनरली क्या होता है, आप देखते हो कि अच्छा वो कुछ और कर रहा है, किसी और ने समेट दिया। सो जिन घरों में हाउस हेल्प है, सर्वेंट्स हैं, समेटा समाटी वही कर रहे होते हैं। तो बच्चे को आदत नहीं होती, फिर वो लड़का हो या लड़की हो भी कर देती है ना, ठीक है, भाई को नहीं करने देती। हाँ वही लड़के तो मैं कहूँगी भाई मैं भी फिर उस तरह से बिगड़ा हुआ बच्चा थी, सर्वेंट्स ने मेरे लिए भी किया, ठीक है। बट देयर कम्स अ टाइम वेयर यू वांट कि अच्छा ठीक है, अगर ये अनोइंग हो गया है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ही इज़ विलिंगली सेइंग कि मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, या मैं चलो वो ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब नहीं यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यू आर स्लाइटली लेस ऑर्गेनाइज्ड। नॉट और लेस में फ़र्क होता है। सो आप एकदम ब्लेम नहीं करते। कंप्लेन निदा किसी भी चीज़ की होगी ना, इख्तलाफ होगा। सो यू और नैगिंग होने लगती है, नैगिंग और कंप्लेन ज़्यादा होती है अगर तो। एंड कौन सुनता है नैगिंग, कौन सुनना चाहता है? तो आपको अगर इख्तलाफ चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को बाय हैबिट केओस क्रिएट करना होता है, सो अगर तो इख्तलाफ चाहिए तो हाँ आप वही तरीका बार बार रिपीट करते रहें। बट अगर इख्तलाफ नहीं चाहिए तो आप यू नो लाइक आई सजेस्ट पीपल के हफ्ते में एक दिन 20 मिनट निकालो और बैठो, या कमिंग वीक को थोड़ा सा स्केड्यूल करते हैं, ऑर्गेनाइज करें। व्हाट इज़ इट दैट यू वांट मी डूइंग इन, मतलब आपको वो तमाम चीज़ें मुझे बता दो जो आने वाले हफ्ते में मेरी तरफ से आपको हेल्प चाहिए होगी। इसी तरह से आप डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरी कहाँ पर ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल आज मैंने यहाँ आना था, आई मेड यासिर रिस्पॉन्सिबल कि यार आज आपको मैनेज करना होगा, बच्चों का लंच ड्रॉप करना है। एंड इट वाज वेरी विलिंग, इट वाज नॉट लाइक कि वो ये तो तुम्हारा काम था, तुम्हें करना चाहिए था, तुम बंदोबस्त करके जाओ। एक्चुअली मैं बंदोबस्ती तो कर रही हूँ, बट एमिकेबली, प्यार से कि यार अच्छा ठीक है। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मैं बहुत दिन से नहीं गई हूँ निदा के शो पे, अब मतलब मंडे को आई हैव दिस, मैंने रीस्केड्यूल कर दी बाकी क्लाइंट्स, आई कैन गो, कैन यू नो प्लीज़। मैं इनकी बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा एंड आई वांट टू से कि हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन पैटर्न जो है ना वो ठीक नहीं है। इट्स लाइक कि आप ना दूसरों को ब्लेम करना पहले शुरू हो जाते हो, आप नैग करना शुरू हो जाते हो, ये तुमने क्यों किया, ये क्यों तुमने क्यों किया। सो मैं एक बार थेरेपी लेने गया था एंड उन्होंने मुझे बताया कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो और किसी चीज़ के बारे में बात करने लगते हो तो सबसे पहले अपने से स्टार्ट करो। मैंने क्या गलत किया, अच्छा मेरी ये गलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरफ से क्या बेहतर हो सकता है, या अगर तुमने ये कहा ना तुम ये क्यों करते हो और तुमने ऐसे क्यों किया और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक वो एक अंदर से एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो फिर वो इंसान अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, अगला बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है एंड दैट रिलेशनशिप गोज नोवेयर। सो ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्ड्स जो है उनको राइटली चूज़ करें। मैं एक कपल को जानती हूँ और लोग भी जानते हैं, एक सेलिब्रिटी कपल है जो अलग हुआ, और अलग होने की ऐसे ही हम एज अ फ्रेंड मैंने उनसे वजह पूछी, तो आदमी का कहना यह था यार बिस्तर पे भी मैं बैठा होता हूँ तो वो कहती है खड़े हो मुझे चादर सही करनी है, कहते ज़िंदगी बाकी चीज़ें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये इतनी ज़्यादा हो गई ये चीज़। ओह गॉड, ये इतने सालों से मैं बेयर कर रहा हूँ, ये खराब है। वो कह रहे यार कंफर्ट ही नहीं है वो घर में, मुझे हर वक्त ऐसे बैठना पड़ता है कि चादर पे क्रीस ना पड़ जाए। बीवी को इतनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है साफ रखने की और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखने की कि मियाँ को घर घर ही नहीं लगता, और वो लोग अलग हो गए इस वजह, और भी वजूहत होंगी, लेकिन जो मेन वजह अगर उनसे पूछी तो उन्होंने ये बताई तो मैं तो हैरान रह गई, क्या इससे भी ऐसा कहने लगे कि छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स इसी तरह से होती हैं जो रोज़मर्रा की होती हैं। हाँ, आप दूसरों के सामने उनको बयान भी नहीं करते, वो इतनी मतलब ये कोई बड़ी वजह नहीं है, बहुत पेटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। झाड़ू नहीं लगी, जाला लगा हुआ है, तुमने देख लिया, तुमने नहीं हटाया, तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं हटाऊंगा, हाँ भाई तुम लंबे हो, यू नो इस तरह की बहुत सी बातें सामने कभी कभार। जैसे अगर बीवियाँ ये कहती हैं हस्बैंड्स को, मैं जैसे कह रही थी आपके बात के बाद मैं कहूँगी, बीवियाँ जब ये कहती हैं कि तौलिया गीला फेंक दिया, या हस्बैंड्स भी अगर कुछ तरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो घर में आके कहते हैं वो कोने में देखो जाला लगा हुआ है, और फिर ये उंगली लेकर वो पूरी टेबलों पे हाथ फेरते हैं, सफाई नहीं की तुम सारा दिन करती क्या हो। ये जुमला औरतों को खलता है। तो सोच ले वाइस वर्सा, जिस तरह ये आपको खल रहा है कि मियाँ पॉइंट आउट कर रहा है तुमने सारा दिन घर में क्या किया, और तुमसे पूरी वजाहत ले रहा है पूरे दिन की कि तुम कुछ करती नहीं हो, घर ऐसा पड़ा है, बच्चे गंदे,
उसी तरह मियाँ को भी थोड़ा सा ये बिल्कुल दोनों कम्युनिकेशन पे काम क्या है यार, बात है वो कम्युनिकेशन का मसला है। हालांकि ये कितनी छोटी सी चीज़ है जो आपने बताई है कि वो कह रहे हैं कि मैं बेड पे भी बैठता हूँ तो वो कहती है कि ये मेस हो रहा है, क्रीज खराब हो रही है, मेसी हो रहा है। और ये ना ये वाकई में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी जगहों पे माओ ने भी अपनी बेटियों के अंदर ये इतना इनबिल्ट किया होता है कि घर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ ना मेरे अंदर भी है कि मतलब मैं अगर खड़ी भी होंगी ना तो मुझे कोई ना कोई एक चीज़ बॉदर करती रहेगी कि अच्छा ये कुशन ऐसे नीचे क्यों पड़ा है, हाँ। ये ऊपर उसकी जगह पे क्यों नहीं है, हाँ। जिसकी वजह से मुझे ना अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था। हाँ। अली यहाँ थे नहीं, मैं औजा के साथ होती हूँ और नैनी होती है, तो मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी, मुझसे ना सोया जाता था और मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। तो ही वाज लाइक कि मैंने कहा कि औजा गंद बहुत डालती है, और फिर जब अली आ जाते हैं तो भी मुझे चीज़ें, हालांकि अली इतने मैसी नहीं है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह बॉयज़ होते, जनरली बॉयज़ ऐसे होते हैं, पल्ले भी ऐसे होते हैं ना, हाँ, हमारे पाकिस्तान में। एग्जैक्टली तो वो उन्होंने मुझे कहा कि कभी कभी ना यू हैव टू टेक अ बैक सीट, हमेशा फ्रंट सीट पे बैठना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, आंखें बंद कर लिया करो। और ये चीज़ मुझे मेरी सास बोलती हैं, क्योंकि मैं जब लाहौर जाती हूँ ना, मैं 1 हफ्ते के लिए जाऊँगी जिसमें से 3 दिन ना मैं सिर्फ अपनी अलमारी ठीक करती रहूँगी, एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो वो मुझे कहेंगी तुम क्या करती हो ऊपर, जो तुम नीचे इतनी थकी हुई आती हो। मैंने कहा अम्मी रूम सेट कर रही थी, ये कर रही थी। अम्मी कहती आंखें बंद कर लिया करो। तो मैंने कहा मैंने पहली सास देखी है जो मुझे ये कह रही है आंखें बंद कर लो, कि मतलब मत देखो गंद को। आपकी एग्जाम्पल से ना मुझे एक अपनी घर की भी एग्जाम्पल याद है। भी मेरे बहनोई हैं, मेरा बहनोई बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा। मेरी बहन के मुकाबले में मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। मेरी बहन की 2 छोटी बच्चियाँ हैं। अब बच्चियों वाला घर है, मैसीनेस तो होगी, टॉयज़ गिरे पड़े हैं, कुछ टेबल शेबल। तो लाउंज में जब बच्चे सब फैला के चले जाते हैं, वो उठा करके बच्चियाँ तो अंदर ले जाती है सुलाने के लिए, पीछे क्वाइटली मेरा बहनोई ना सारी चीज़ें तरतीब से रखता है, हर चीज़ सेट करके रखता है। वो कंप्लेन नहीं करता निदा, वो खुद कर देता है। ये चीज़ मेरी बहन इतना अप्रिशिएट करते हैं, हम देख के खुश होते हैं कि यार अच्छा, या वो ज़्यादा थक गई है, पढ़ रही है, शी हैज़ एन एग्ज़ाम कमिंग अप, शी इज़ अ डेंटिस्ट। सो अब उसके मियाँ ने देखा कि जी रात को 2 घंटे, बच्चे सोने के बाद भी 2 घंटे तक बेगम साहबा पढ़ रही हैं, उसने अपने लेटने से पहले छोटा सा चाय का कप बना करके उसके लिए रखा। अब ये चीज़ एक इमोशनल बैंक है, ठीक है, आपके दिल में जगह बन रही है सिर्फ जेस्चर से। कल को अगर वो किसी चीज़ से कंप्लेन करेगा ना तो ये दरगुजर करेगी, यार ये मेरा ख्याल करता है, ठीक है। इसी तरह जब वो उसके लिए कुछ करती है, उसकी मर्ज़ी का खाना पका के रखेगी। एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, इट कैन बी एनीबडी, ठीक है। आप एक दूसरे की इमोशनल बैंक्स कैसे भर रहे हैं, क्योंकि वो करेंसी अलग है। जैसे आपकी सास ने बोला ना, अब आपके दिल में जगह रहेगी कि यार ये कैसी सास है ना, ये अच्छी सासों में से है, ये मुझे प्रेशर नहीं, जो नहीं करती जनरली, प्रेशर हटा दिया ना, इनके ऊपर से प्रेशर हटा दिया। प्लस ये हमारे ऊपर है, जैसे आपने जो मिसाल दी, किस वक्त किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, अहमियत दे रहे हो। आपके हस्बैंड या स्पाउस का सुकून आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्या आपने इस बारे में कभी बात की है? अगर आप शेयर्ड गोल्स नहीं हैं, अगर आपके फॉर एग्जांपल, ठीक है, अली अगर मौजूद नहीं है, नैनी है आपके साथ, ठीक है, आपकी फिर भी इमोशनल चेक-इन्स होंगे अपने मियाँ के साथ। कुछ तो ऐसा रखोगी ना कि यार ही कीप्स कमिंग बैक टू यू, कीप्स कमिंग बैक टू द डॉटर एंड कम्स फॉर सुकून। घर पे सुकून मिले तो औरत मर्द दोनों ही वहाँ अपना फ्यूचर डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि मर्द जनरली आई थिंक दे लुक फॉर पीस मोर देन एनीथिंग, एंड आई थिंक फॉर वुमेन इट्स लव, कि वो आई थिंक थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है प्रायोरिटी का। तो यस, एक और चीज़ होती है, जैसे इन्होंने कहा कि वो बगैर बोले जो है वो कर देते हैं। आई थिंक इट्स सच अ ब्लेसिंग कि आप बोल के करवाना, वो भी आपके लिए ना एक बैगेज बन जाता है कि वो कर तो रहा है सामने वाला, लेकिन आप बार बार कहकर करवा रहे हो, तो ना खुद से आगे बढ़ के जो एग्जैक्टली फिर एक टाइम पे वो क्या होता है, वो इतना पाइल अप हो जाता है कि वो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि यार हर दफ़ा बोलना पड़ता है। नहीं, कभी होता है ना आउट ऑफ द वे जाके खुद ही ऑब्जर्व करके, अगर आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, डजंट मैटर, बट खुद ही अगर देख लें आज बहुत थका हुआ है या थकी हुई है,
इसको कॉफी पसंद है, बना के लाके बिना बोले कर दिया, या इसको ये इस तरह फैलावा नहीं पसंद। हमारे यहाँ खवातीन तो जनरली करती हैं, लेकिन वो हस्बैंड्स को लगता है कि ये उनकी ड्यूटी है, वो इसको अप्रिशिएट नहीं करते। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके हम फिर इस पे डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं मियाँ बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कि कौन किस में एक्सपर्ट है। तो वो ज़ुमरा वो वाला जो हिस्सा है ज़िंदगी की जिम्मेदारियों का, वो उसके सुपुर्द किया हुआ है। सो नेक्स्ट है हमारा हिना, तुम्हारे ऊपर है बजट किसके सुपुर्द है? बजट वैसे तो हम लोगों ने इक्वली चीज़ें डिवाइड की होती हैं कि ये आप कर दें, ये मैं कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अली के ऊपर ही होती है। अच्छा। दो वो यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। वो अच्छे फाइनेंसेस को देखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मेरे तो हाथ में सुराख है, मुझे तो पैसे मिल जाए वो निकलते ही रहते हैं यहाँ से। तो वो मुझे अक्सर ये कहते हैं कि तुम मेरा कार्ड हटा दो प्लीज़ अपनी ऐप्स में से, क्योंकि वो मुझे, अगर उन्होंने मुझे कार्ड दिया हुआ है कि चलो, क्योंकि मैं मुझे आपको पता है काम की वजह से टाइम कम ही मिलता है कि हम बाहर जाके ग्रॉसरी कर सकें। तो मैं तो ऑनलाइन परचेजेस कर लेती होती हूँ, कपड़ों से लेकर ग्रॉसरी तक घर में आती है कि मुझे बाहर ना निकलना पड़े। तो उसके अलावा भी मेरी अपनी कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग चल रही होती है डिफरेंट ऐप्स के ऊपर। तो अली मुझे कहते हैं ना, तुम जो हो ना, तुम बहुत खर्चे कराती हो, तुम्हारे हाथों में जो है ना वो सुराख है, तुम सेविंग्स नहीं कर सकती हो। तो बजट जो है वो अली बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ बहुत हद तक मैनेज करने की, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ों में मर्द ही बेहतर होते हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जिस तरह औरतें घर को ज़रा अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, उस तरह मर्द ज़रा, हमारे वाले मर्द नहीं है इसमें। अच्छा? मेरे घर में बजट मैं संभालती हूँ, मेरे मियाँ को नहीं पता किसमें क्या कितना खर्चा होता है, क्या होता है। आटे दाल का भाव इतना मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हर महीने चेंज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, हर महीने चेंज हो रहा है। सही बात है। सो लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन इसमें एक्सपर्ट होती हैं बजट्स को कंट्रोल। हाँ, वैसे मेरे घर में मेरी अम्मी कौन करता है बजट्स को कंट्रोल? मोस्टली मैं ही करता हूँ। अच्छा, आप करते हैं? यस, बट जो घर की मैनेजमेंट है रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हिरा खुद ही कर रही होती है, एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट। तो मैं उसमें बीच में डालता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ करूँगा, तुमने ये गलत कर लिया, तो मैं कहता हूँ मुझसे पैसे ले ले, तुझे जो करना है तू कर। So ये आपके घर में कौन एक्सपर्ट है बजट? बजटिंग माय हस्बैंड डज। अच्छा, ओके, अगेन बिकॉज़ मैं अकेली हूँ यहाँ पे। अल्लाह, नहीं, मैंने इसको जनरलाइज कर लिया। लेकिन निदा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, उसमें पड़ी नहीं कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने ही संभाला। बजटिंग वही करते हैं, एक्सपेंसेस वही देखते हैं, क्योंकि अर्निंग वही है, उन्हीं की अर्निंग से पूरा सब चलता है, तो वही करते हैं सारी बजटिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, अगर पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो मैं कर लूँगी, बट ऐसी नौबत आई नहीं। तो ही मैनेजेस एवरीथिंग। और दूसरा ये कि वो बता देते हैं कि यार ये बड़ा, जैसे उन्होंने कहा ना, तो भाई बहुत हो गया, थोड़ा लिमिट कर लो। अब जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ नीचे हमारा मार्ट है, तो उसका वो आप ऑर्डर कर दो, वो आ जाता है ऊपर आपके पास। तो भाई अब मेरे छोटे वाला हर 2 दिन में नीचे उतरेगा, जब भी उतरेगा अपने दोस्तों की पार्टियां करा रहा होता है। अब वो जब बिल आता है वो कहते हैं ये इतने सारी कैंडीज, ये चिप्स और आइसक्रीम, ये सब क्या है इतना सब, ये किसने लिया? घर में सब बड़े वाले कहते हैं हमें तो नहीं पता किसने। फिर छोटे वाले से पूछा जाता है, वो मेरे फ्रेंड्स के पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनको भी दिला दिया। हर 2 दिन बाद उसकी पार्टी चल रही होती, तो उस पे उन्होंने थोड़ा टाइट किया कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो मुझे नहीं पता होता, वो कहते हैं यार जब मेरे पास बिल आता है ना, तो मैं देखता हूँ कि ये 1 हफ्ते का 13,000 बिल है खाली मार्ट का, तुम लोग कर क्या रहे हो? तो वो उन चीजों में ऑब्वियसली ही इज गुड बिकॉज ही नोज, क्योंकि वो ही कंट्रोल करते हैं सारा मॉनेटरी। तो बजटिंग फिर जाहिर है वो ही करते हैं। हाँ, जहाँ लिमिट्स लगानी होती है वो बता देते हैं कि यार अब ये ओवर हो रहा है, थोड़ा इस पर लिमिट करो, ये मतलब नाजायज़ हो रहा है, या फिर ये आपका जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, तो कर लेते हैं। तो बस वो चीज़। हमारे तो घर की लाइटें और पंखे बंद हो रहे होते हैं बार बार। ये क्यों फजूल खुला हुआ है? क्या वलीमा हो रहा है किसी का? ये क्यों? वो बिजली के बिल बचाने के चक्कर में मेरे मियाँ का सारा जो है ना वो, अच्छा भाई यासिर आ रहा है, जल्दी सब बंद करो बंद करो लाइटें वाइटें। तो वो थोड़ा सा कभी कभार मैं लैग कर जाती हूँ कि अच्छा कहाँ AC खुला हुआ है,
फजूल में दोपहर में कोई ज़रूरत नहीं है, एसी की कोई नहीं है, तो ये है, तो वो थोड़ा सा नोट करते हैं कि ज़रा बिजली का बिल कंट्रोल करो। मुझे ऐसा लगता है निदा कि लफ्ज़ बजट के बजाय अगर हम ये कहें कि एक कपल को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज फाइनेंसेस दोनों के पास से आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक सिर्फ 10% करे, दूसरा 90% करे। बट जब बात आती है से की कि यार मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा, वो कंट्रोलिंग बिहेवियर हो जाता है। ओके, सो कंट्रोलिंग बिहेवियर दोनों स्पाउस के लिए अच्छा नहीं होता। एज अ कोच बता रही हूँ आपको व्हाट यू नीड टू डू। चाहे आपका वन सोर्स ऑफ इनकम हो, आप उसको अगर 3 तरह से देख लें। हिना ने मेंशन किया सेविंग, तो बहन अब तो सेविंग कुछ नहीं, पीकेआर डूब रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा सोचना होता है। ठीक है, सो अगेन क्योंकि एक्सपोजर हमारे यहाँ मर्दों का ज़्यादा है, फाइनेंशियल मार्केट्स में ज़्यादा है, तो इट इज़ बेस्ट कि आप उनसे सीख लें। बट आप बात ज़रूर करें इस बारे में कि यार आई वॉन्ट टू मैनेज माई फाइनेंसेस, हाउ डू आई डू दैट। तुमने मुझे फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये 20,000 रुपये दिए मेरी शॉपिंग के लिए कि तुम बाकी एक्सपेंसेस सब हुए में, ये तुम अपने दिल से कुछ भी ले लेना। अब मेरे पास वो बजट आ गया, इस बजट में मैं एक चीज़ भी ले सकती हूँ, इस बजट में मैं 10 चीज़ भी ले सकती हूँ, ये मेरे हाथ में हो गया। बट जब आप पूरे घर की फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें बिल्स आते हैं आपका, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें आ जाते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि चेंज नहीं होंगे, समवट वही रहेंगे। वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में नेसेसिटीज़ हैं जो कि पूरी होनी ही हैं। बिल्कुल, ठीक है। फिर चाहे एक करने की कोशिश करे, 2-2 3-3 जॉब करके, चाहे दोनों मियाँ बीवी मिल के करें, चाहे घर वाले कुछ सपोर्ट कर रहे हो। बहुत से लोग जॉइंट सिस्टम में इसलिए रहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, ये बड़ी आम बात है। ठीक है, लेकिन तब भी जॉइंट में भी आपको ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि हमारी फाइनेंसेस हम कैसे मैनेज करेंगे। क्या मुझे एज अ स्पाउस मुझे और मेरे बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी बिफोर वी गिव अवे द मनी टू मोर नीडी सिबलिंग्स और समवन एल्स। आप उस वक्त कैसे डिसाइड करते हो? क्या आप किसी की ज़रूरत रद्द करके कर रहे हो, डिक्टेशन के तौर पे कर रहे हो, या आप म्यूचुअली डिसाइड करो कि यार इस महीने मेरी बहन की हेल्प कर देते हैं, अगले महीने तुम्हारी फलाने की हो जाएगी। किस पैसे से वो पैसा भी अलग हो गया। अब आपने क्या किया, एक बड़ी फाइनेंस जो भी जितनी भी बड़ी थी चाहे छोटी हो, आपने कम से कम उसको माइंडफुली कहाँ कब कैसे स्पेंड करना है वो डिसीजन मिल के हुआ है। क्योंकि वो मिल के हुआ है, क्या इख्तलाफात होंगे? आपने अवॉइड कर दिए कॉन्फ्लिक्ट्स जो फाइनेंस रिलेटेड थे। बिकॉज़ फाइनेंसेस आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है। लड़ाइयों बहुत सारी जगहों पे बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है। आई वुड लाइक टू ऐड सम, सॉरी टू नहीं प्लीज आप कंटिन्यू करें, मैं बाद में बोल देती हूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाएगा, आप बोल दीजिए। अच्छा नहीं मैं भूल गया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ओके सॉरी। अच्छा मैं आई वांट टू ऐड समथिंग हियर कि हम अक्सर सुनते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, वो मर्दों पर भी आते हैं औरतों पर भी आते हैं। जब आपकी शादी हुई फॉर इंस्टेंस 20 से 25 के ब्रैकेट में, उसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, बच्चे हुए, घर संभालना है, बीवी के खर्चे हैं। बंदा क्या करता है, अपने आप को निगलेक्ट, मतलब इंटेंशनली नहीं बट अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट होता रहता है। वो चीज़ पाइल अप होती है। जब वो 40 हिट करता है या 45 हिट करता है ना, तो उसको रियलाइज होता है यार मैंने तो अपने लिए जिया ही नहीं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सारी जिंदगी अपने बच्चों और बीवी और इस घर को लगा दिया, अब मेरे पास तो खर्चे ही पूरा रिटर्न भी नहीं है। और एग्जैक्टली रिटर्न भी नहीं है, और वो इतना वो ऐसा आजमाइश वाला टाइम होता है ना किसी भी आदमी के लिए, या तो वो भटक सकता है, दूसरी के पास जाएगा क्योंकि उसको यहाँ से वो नहीं मिल रहा जो चाहिए, या फिर वो इनको तंग करने लगेगा, अबैंडन करने लगेगा, या फिर वो अपने आप से जंग लड़ने लगेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ बैठ के डिसाइड करें, ये भी डिसाइड करें कि मी टाइम क्या होना चाहिए, अपने ऊपर कितना एक्सपेंड करना है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपके घर का खर्चा 1 लाख है, मैं सिर्फ ऐसी एक फिगर दे रही हूँ, उसमें सारे आपने मेजर एक्सपेंसेस निकाल के जोड़ तोड़ के अगर बचता है 10-10 हज़ार भी बचता है, तो 10 हज़ार में तुम अपनी खुशी से तुम भी खर्च करो और ये 10 हज़ार से बीवी को भी दे। ये नहीं कि तुम बीवी को ही सिर्फ दे रहे हो कि ये लो, जैसे उन्होंने कहा कि 20,000 दे दिए कि जाओ ये तुम अपने दिल से करो। बीवी भी पूछे आप अपने लिए क्या रख रहे हैं, आप कुछ रख रहे हैं अपने लिए? मैंने बहुत कपल्स में देखा है, मेरे बहुत सारे जानने वाले, उसमें मतलब खाली बीवी और बच्चों की शॉपिंग हो रही होती है। यानी
कोई ईद पे कोई लिया तो लिया, हाँ ऐसा ही, ठीक है। और मैंने बहुत कपल्स में देखा है कि मियाँ इतना शॉपोहॉलिक है कि बस उसको अपने लिए फिक्र है कि ओह मैं ले लूं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमने तो कहीं नहीं जाना, तो मैं ये खरीद लूँ या जूते खरीद लूँ या महंगी महंगी चीजें खरीद लूँ। तो मैंने बहुत कपल्स में देखा है, बहुत कम ऐसा बैलेंस होता है कि अच्छा नहीं, अगर हम शॉपिंग पे निकल रहे हैं, अगर मैंने लॉन के जोड़े लेने, आप भी तो अपने लिए 2-4 शर्टें लें। बहुत कम मैंने ऐसा देखा। ये ऐसा होना चाहिए, एहसास की बात है, एहसास की बात है। आपका इमोशनल कनेक्शन होगा ना तो आप दोनों को एक दूसरे की नीड्स पता होंगी। देखो नीड्स पहले आती हैं, वांट्स उसके बाद आते हैं, डिजायर्स उसके भी बाद आते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। मेरी नीड क्या है, नीड दोनों की है, बच्चों की भी है, घर वालों की भी है, तो नीड में क्या क्या आ रहा है, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आपको क्लैरिटी कब होगी? हमें क्या सिखाया जाता है जनरली, हमारे जो मर्द हैं, मुझे हमदर्दी इसलिए भी होती है बिकॉज इनको लेबल मिला है प्रोवाइडर का। एग्जैक्टली, ठीक है, क्या प्रोवाइडर हैं तो अपने लिए प्रोविजंस नहीं देखेंगे, इनके प्रोविजंस कौन देखेगा? इनकी मम्मीज ही इनको मुंह में निवाले डालेंगे सिर्फ। सो बीवी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आई लुक एट स्पाउसेस एज पार्टनर्स। आप अगर शरीके हयात हैं, शरीके हयात तो दोनों हो सकते हैं ना, लाइक मर्द भी औरत भी, अगर आप शरीके हयात हैं तो फिर आपको बिहेव भी उसी तरह करना होगा, आपको डिपेंडेंट की तरह बिहेव नहीं करना होगा। एक बच्चा आप पर काफ़ी अरसे तक डिपेंडेंट होता है, ठीक है, बट आपको उसको भी लेट गो करना आना चाहिए। और लड़का बच्चा, उस पर प्रेशर होता है कि जी उसको शुरू से पता है मैंने ही प्रोवाइडर बनना है, बट उसको सपोर्ट सिस्टम क्या मिलना है इसका भी तो एहसास उसको होना चाहिए। आजकल ये बहुत बात है हमारे यहाँ, क्या आजकल का डिलेमा है निदा, आप जिधर जाओ लड़कियाँ माशाल्लाह पढ़ लिख गई हैं जो बाहर काम करना चाह रही हैं, मैस्कुलिनिटी पे बात आ जाती है कि जी हमारे लिए बड़ा इमैस्कुलेटिंग होगा, हमारे लिए बड़ी मज़ाक खेज़ बात होगी कि जी अगर हम अपनी औरत को काम करने दें और वो पैसे कमा के लाए या वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा ले, तो ये बड़ा मायूब हो जाएगा, ईगो क्लैश आ जाता है। हाँ, ईगो क्लैश आता है, बट और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा साउथ एशिया में ये चीज़ ज़्यादा है, बाहर नहीं है। और मुझे ये लगता है कि ये बिकॉज लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं, ओए तेरी बीवी तो तुझसे ज़्यादा कमा रही है, आई थिंक इससे ये ज़्यादा बन चुका हुआ है इंसान के दिमाग में कि अच्छा यार मुझे ये नहीं करने देना। सो इफ़ दैट हैपन्स, वो एक अजीब सी रिजेंटमेंट जो है वो दिल में पैदा होनी शुरू हो जाती है। अच्छा मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा कमा रही है, अब ये मुझे कंट्रोल करेगी, अब ये होगा। हाउ इज़ दैट अ बैड थिंग? अगर आप सोचो कि ये मेरी पार्टनर और अब हमारे पास कलेक्टिव इतना सम आ रहा है, यही तो बात है कि अब जो है ना ये माइंडसेट, और इसका चेंज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। 80% जो हमारा नबी पाक की, तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो उनसे कहीं गुना ज़्यादा, बिल्कुल, शी वाज अ बिजनेस वुमन, वो इतनी अमीर तरीन औरत थी। और मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों आदमियों के दिमाग में ये अच्छा उनके दिमाग में नहीं भी होता तो उनके दोस्त और उनके रिश्तेदार, बिल्कुल उनकी इमीडिएट फैमिली होती है, उनके बहन भाई, उनके माँ बाप के क्या बीवी की खा रहा है। अच्छा मुझे लगता है इसमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर इस चीज़ को कैसे डील करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बीवी आपसे ज़्यादा कमा रही है तो वो इस चीज़ पे थोपे ना कि मैं तो क्यों ना घर की औरत हूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा कमा रही हूँ। आई थिंक उसमें भी आपको थोड़ा सा सपोर्टिव और इस तरह रहना चाहिए कि हम दोनों इक्वल हैं। बात नहीं है घर का खर्चा है, क्योंकि जब मर्द कमा रहे होते हैं ये नहीं आता बिकॉज मर्द एक नेचुरल प्रोवाइडर है, तो वो नहीं होता, बट एक औरत कमा रही होती है तो आई थिंक थोड़ा सा इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल में थोड़ा चेंज वो नहीं आना चाहिए। ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी सही पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगेन अगर लेबल पे ही आए, मर्द प्रोवाइडर्स हैं, शुरू से प्रोवाइडर्स हैं, औरतें क्या प्रोवाइड करती हैं? औरतें आपकी नस्ल को निकाल रही हैं, थैंक यू, और आपके घर को बना रही हैं, और आपको वो पीस दे रही हैं जो आप पूरे दुनिया के मैनेज से लड़के आप घर आ रहे हैं, तो वो पीस प्रोवाइडर है। यस, सो प्रोवाइडर दोनों हैं, एग्जैक्टली प्रोवाइडर दोनों हैं, बट नौयत फ़र्क है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो तब आप एक्विटी पे आ सकते हैं। इक्वालिटी का लफ्ज़ यार मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादातर, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें एक्विटी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। कुछ चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग होगे, कुछ चीज़ों में आपकी वाइफ स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि हम जैसे अगर मैं इसको थोड़े आसान लफ्ज़ों में पेश करूं तो हमेशा 50-50 नहीं होगा। कभी 20-80 होता है, कभी 60-40 होता है, इट डिपेंड्स। कभी कभार आप जैसे
कभी कभार हमारा डाउन टाइम आता है, एक औरत का डाउन टाइम होता है, उसका मूड स्विंग्स होते हैं, उसको प्रॉब्लम्स होती है, तो वो 50 नहीं दे सकती, वो 80 नहीं दे सकती, उसको 20 देना, वो 20 ही दे सकती है, तो वहाँ उसको 80 की जरूरत है। बहुत अच्छा कहा, तो वो प्लीज वो चेंज होता है, तो वो 50-50 जो इक्वालिटी और उसके ऊपर बहस होती है, वो अब चेंज हो गई है। रिसर्चेस कहती हैं उसकी परसेंटेज ही चेंज हो गई है, कभी 30-70 है, कभी 60-40 है। बीवी ज्यादा दे रही होती है, शौहर कम दे रहा होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, द सर्कमस्टेंसेस व्हिच बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की कोई सिचुएशन से रिलेटेड हो, म्यूचुअली होता है। एग्जैक्टली। जैसे फॉर इंस्टेंस एक बहुत छोटी एग्जांपल दूंगी कि आपके ससुराल में कोई दावत है, बीवी के ससुराल में दावत है, वहाँ पे कोई ऐसा फर्द है जिससे बीवी की नहीं बनती, अगर वो डिसरेस्पेक्ट हो सिचुएशन हो जाती है, डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं वो, तो वहाँ पे इनपुट हस्बैंड का होगा। क्यों? क्योंकि उसका घर है, उसकी फैमिली है, तो वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, इसकी बेइज्जती मैं यहाँ नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर हूँ इसका। सेम वाइस वर्सा, अगर बीवी का मैका है, वहाँ पर कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके हस्बैंड को टॉन्ट कर रहा है या कोई ऐसी डिग्रेडिंग बात कर रहा है, तो वहाँ बीवी आके खड़ी हो कि नहीं, ये मेरा शौहर है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हो गया ना, बैलेंस चेंज हो गया आपका। तो ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। वैसे भी ये जो इक्विटी की बात करें, परसेंटेज की, वो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। और तभी तो कहते हैं रिश्ते में लचक की बहुत जरूरत है। वो लचक अगर नहीं होगा तो चीजें टूट जाती हैं, तो रिश्ते इसी तरह टूट जाते हैं, अच्छे नहीं लचक में ना निदा, उसी लचक में जैसे इन्होंने कहा ना, देखो रिस्पेक्ट, एक मर्द के लिए रिस्पेक्ट अलग तरह से दिख सकती है, सुनाई दे सकती है, महसूस की जा सकती है। उसी तरह एक औरत के लिए रिस्पेक्ट क्या कम, उसको कम रिस्पेक्ट चाहिए क्या? नहीं यार, हमें भी तो रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। सो आप रिस्पेक्ट किस तरह से मांग रहे हो वो अलग हो सकता है। जनरलाइज करेंगे रिस्पेक्ट को आप कि औरत को क्या रिस्पेक्ट चाहिए, मर्द को क्या रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हम अरसलान से पूछते हैं, अरसलान एक मर्द को एज हस्बैंड रिस्पेक्ट की फॉर्म में क्या चाहिए होता है? मुझे लगता है कि प्यार से बात कर ले, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक कि जब एक मर्द को सामने वाली औरत एक मर्द बन के चैलेंज करते हैं ना, तो वो फिर अपने उस मोड में आ जाता है। अच्छा नहीं, आई एम फाइटिंग समथिंग। आई थिंक औरतों के पास ये एक बहुत अच्छा एक फेमिनिटी जो उनकी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने कुदरती उनमें डाली, कुदरती होती है, और उससे मर्द बड़ी आसानी से पिघल जाता है, मोल्ड हो जाता है। ज़रूरत ही नहीं है आपको ऑल द वे आप जाने की कि तुमने ये क्यों किया। प्यार से अगर किसी को कह देना तो वो आपकी पूरी दुनिया आपके लिए अलग कर देगा। तो आई थिंक मेरे लिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट सिर्फ क्या आदमियों को ये अच्छा लगता है कि औरत वही वाली बात जो एक आम जबान में समझा रही है वो रो के समझाए? नहीं, क्या वो अपने हुकूक रो के मांगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्यार से बात करें। कि आप हार्श हो के नैग करते हो ना, वो ना करें। अच्छा, मैं वहाँ यहाँ एक पॉइंट करूँ, बहुत सी औरतें होती हैं वो सर्वाइवल मोड में होती हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि उनका एक बैगेज होता है, क्या पता वो घर में इमोशनली अब्यूज हुई हो, उनको साइकोलॉजिकली अब्यूज किया गया हो, उनके पेरेंट्स की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, व्हाटसोएवर, उनको डिग्रेड किया हो, डिमीन किया गया हो, तो वो जो जिस सिनेरियो से गुजरती है ना, वो एक सर्वाइवल मोड में आई हुई है, उनको वो हर वक्त जंग की उसमें रहती है। सिर्फ एक मर्द ही है जो उसको पिघला सकता है। तो कभी कभार होता है ना, यार बहुत सख्त है ये हर वक्त लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती है ये, या ये मर्दों से इतनी सख्ती से बात क्यों करती है, उसका बैगेज है वो। बट देन अगेन आई थिंक वो ही ना, आई थिंक इसका वो यही है। अच्छा, मेरा सवाल अभी आपसे ये था कि मर्द को, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, ये सवाल कंप्लीट हो फिर हम दूसरी चीज़ पे जाएंगे। मेरा सवाल ये था कि मर्द को रिस्पेक्ट, आपने बोला एक पॉइंट कि वो जबान अच्छी इस्तेमाल करे, यानी कि एक पॉइंट जो औरत की जबान है जो कैंची की तरह चलती है, जो कहते हैं अक्सर, वो हार्श है अगर, तो ये आदमी को अच्छी है। देखिए, मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि अगर मैं डिफेंसिव सिर्फ तब फील करूँगा जब आगे से मुझे लगेगा कि मतलब एक मर्द मुझसे लड़ रहा है, अटैक फील ना, अटैक मुझे तब फील होगा कि, तो आई थिंक एक औरत जो है, अगर वो सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए रिस्पेक्ट ये है कि यार अगर कोई भी बात हो रही है ना, मुझे प्यार से समझा दो। अगर मैंने कोई गलती की है, मुझे प्यार से बता दो आपने ये गलत की है, बजाय इसके कि आप आके मुझे अगर कहेंगे ना कि तुमने ये गलत किया और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, एंड यू विल रेज योर वॉइस एंड यू विल बी अब्यूजिव, तो आई थिंक दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मेन स्पेशली। आई थिंक रिस्पेक्ट का एलिमेंट सिर्फ यही है मर्दों के लिए। आई डोंट नो, आई थिंक इट कुड बी डिफरेंट फॉर वुमेन।
बट मर्दों की प्रायोरिटी यही होती है कि अच्छा यार बस प्यार से बात कर लो बस। हम लोग सब कुछ दुनिया जहान लुटा देंगे, चांद तोड़े तारे भी तोड़ के ले आएंगे। बट उनकी बात भी ये ठीक है कि कुछ औरतें होती हैं सर्वाइवल मोड पे और वो खुद मर्द बनी होती हैं बिकॉज किसी मर्द ने उनका ख्याल नहीं रखा होता उस तरह। तो वो उसका भी एक मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को आप देखो और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो कि यार अच्छा व्हाट वेंट रॉन्ग विद हर। बट तो आई थिंक एक बैलेंस होता है। अच्छा, मैं जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि मर्द के लिए रिस्पेक्ट क्या है, आपने बोला एक कम्युनिकेशन, हार्शली ना हो। दूसरा क्या दूसरों के सामने कभी कभार होता है ना बेगमात बोल देती है कुछ, उनको नहीं समझ आती कि हम कुछ जो भी मतलब सादगी में या फिर उनको नहीं वो बावर कर उनके अंदर वो एम्पैथी नहीं होती, वो बोल जाती है महफिल के बीच में बैठी हैं और उन्होंने कुछ बोल दिया। मेरा मियाँ तो मतलब लाइक कोई कमज़ोरी आदमी की ऐसी हो जो हर औरत और मर्द में होती है, वो सबके सामने बैठ के उन्होंने बोल दी और मर्द को लगा कि ये तो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया इसने, सबके सामने इंसल्ट कर दी। क्या ये भी चीज़ों का ख्याल औरत को रखना चाहिए? जाहिर सी बात है, आपने आई थिंक दिस इज़ वाइस वर्सा, आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना है। मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी औरत को डिफेंड करूंगा, मुझे अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो दैट आई विल सॉल्व बिहाइंड द क्लोज डोर्स। अच्छा यार ये आपने गलत किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आइंदा से मत कीजिएगा। या अगर उसकी तरफ से कुछ ऐसे हुआ है तो वो इस तरह करे। मुझे लगता है मियाँ बीवी की ये चीज़ें जो हैं ये बिहाइंड क्लोज डोर्स ही रहनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो लोगों के सामने एक दूसरे को इंसल्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आपको बहुत बुरा लगता है ये बात। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद हम जो मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे की रिस्पेक्ट है हम इसी को कवर करके आगे बढ़ाएंगे बात, फिर नेक्स्ट चीज़ पर आएंगे। बैगेज मोड्स पे भी ज़रूरी है ये वाली डिस्कशन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम मियाँ बीवी के रोल्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि दोनों अगर बैलेंस अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है। कभी कभार स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ज़िंदगी में, बड़े फेजेस होते हैं लाइफ के, बहुत आते हैं। हाँ बहुत आते। आपकी कितने शादी को साल हो गए? 18 years। 18 लाइक more than 18 years। मेरे 23.5 साल हो गए। आपके कितने हो गए? ऑलमोस्ट 19। आपके? आई थिंक 3 होने लगे। ये नए बच्चे हैं। और तुम्हारे? शायद मेरी शादी को 5 साल होने। 5 साल हो गए। सो अलग अलग फेजेस हैं जो कि अलग अलग फेजेस आते हैं ज़िंदगी में। कभी कोई फेज़ है, कभी कोई फेज़ है, कभी और हम सबसे गुजर के आए हुए हैं तो पता होता है कि भाई क्या इस वक्त क्या करना है। आने से पहले तो नहीं पता होता कि क्या करना है, वो जब गुजर जाते हैं फेज़ तब पीछे मुड़ के देखते हैं ओ ये तो वो फेज़ चल रहा था, ओ ये तो वो फेज़ चल रहा था। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे? हम रिस्पेक्ट की बात। हम यंग कपल को सिखा भी नहीं सकते, वो अपना एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ेंगे और वो गुजरेंगे। इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सिखा सकते हैं, सकते मैं भी यही कहना कोचिंग के थ्रू सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। सो हाँ, लेट्स नॉट मिस दैट बिकॉज अगेन ये बहुत एसेंशियल होता है कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। आपकी वेडिंग नहीं है, आपकी मैरिज है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। exactly. आप शादी के लिए सिर्फ एहतमाम नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा पार्टनर चूज़ कर रहे हो जिसकी बेसिस पे आपकी आइंदा ज़िंदगी में जो बीमारियां भी आएंगी ना exactly. वो भी डिपेंड करती हैं। exactly. ठीक है। सो ये बहुत गहरी चीज़ है। देयर आर वेज टू मेक योर मैरिज वर्क। आप अपनी शादी बहुत अच्छी चला सकते हैं बशर्ते कि आप सर्वाइवल मोड से निकलें, जिससे आप कह रहे थे। आप क्यों हैं सर्वाइवल मोड में, इसकी भी तो आगाही होनी चाहिए ना। वाई एम आई इन सर्वाइवल मोड। हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, अक्सर लोग सर्वाइवल मोड में डिसरिस्पेक्ट की वजह से जाते हैं। एंड वो डिसरिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा तब फील होती है जब आपस में बात होने के बजाय किसी एक घर के ही बड़े को भी बता दी जाए तो। यानी अगर हम इसको इस तरह आसान करें कि मियाँ हर शिकायत बीवी की अपनी माँ से करता है, कुछ सिखाएं इसको नहीं आता खाना पकाना, कुछ सिखाएं ये सही से तमीज़ से बच्चा नहीं पाल रही, कुछ मतलब लाइक बजाय बीवी को कम्युनिकेट करने के वो अपनी माँ को, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो अपनी माँ को कम्युनिकेट करे, खुदा के वास्ते कोफ्ते पकाना सिखा दे, ये नहीं पका सकती आप जैसे। अब आपने अपनी माँ को तो खुश कर दिया मगर अपनी बीवी की इंसल्ट कर दी। एंड ये तो चलें छोटी बात है निदा,
ज़्यादा बहुत सी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको आपस में ही तय करनी चाहिए। इवन जब हम फाइनेंशियल डिस्कशन की बात करते थे, इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन। तो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन ये भी है कि जी हमने आगे फैमिली बढ़ानी है, हमें बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, कब चाहिए, कितने चाहिए, इसमें किसकी कितनी इनपुट है, हस्बैंड वाइफ के अलावा कौन डिसाइड करता है। सो अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन अ कपल्स लाइफ, यानी कि जो आपकी मियाँ बीवी के बीच में कोई भी तीसरा होगा, चाहे वो माँ बाप लड़की के भी हो सकते हैं, लड़की के माँ बाप भी हो सकते हैं, या वो लड़के भी हो सकता है, एनीवन जिसको आप भी फिगर ऑफ अथॉरिटी समझते हैं, जिसको आप ना नहीं बोल पाओ, दे गेट दैट से कि हाँ जी अच्छा ये हमें हमें इनकी सुननी है, यस भी इन्हीं को कहना है, आप उनको नो नहीं कह पाते, बाउंड्री नहीं बना पाते। सो जब एक हस्बैंड वाइफ की बाउंड्री ब्रीच होगी या ब्लर होगी, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होगी, इंटरफेरेंस होगी फ्रॉम आउटसाइड, दोनों में से कोई एक डिसरिस्पेक्टेड फील करेगा। जो डिसरिस्पेक्टेड फील करेगा वो कदूरत लाएगा दिल में, रिजेंटफुल होगा। रिजेंटमेंट बढ़ते 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 फिर वो नौबत आ जाती है निदा कि जी अब तो बेडशीट पे शिकन आ रही है तो भी रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, वो छोटी सी बात भी फट जाती है। कहने का मकसद है कि बहाना ढूंढते हैं, बहाना होता है, फिर ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप ये जो अक्सर जो करते हैं, अगर शौहर जाके अपनी माओं को शिकायत करते हैं बीवियों की, या बीवी जाके अपनी माओं को करती है, वो शायद इतना ज़्यादा नहीं अफेक्ट करता जो अगर आप जॉइंट फैमिली में साथ रहते हैं। आई थिंक वो ओनरशिप पे बहुत डिपेंड करता है, आप कितना ओन करते हो। अगर आप अपनी बीवी को जितना ज़्यादा ओन करोगे, आप उसकी बातें नहीं करोगे बाहर जाके। माँ को आप अलग रखो, बीवी को आप अलग रखो, और ये सीख जो है ना, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपके शो में ये बात कर चुकी हूँ कि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अपनी बच्चियों को बहुत सिखा चुके हैं, अब हम अपने बच्चों को सिखाने की बारी है, सिखाने की जरूरत है, बेटों को सिखाएं हम कि भाई बीवी को लेकर आए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इफ़ यू आर नॉट रेडी इवन मेंटली, मत करो, टेक योर टाइम। जब आपको खुद लगे कि हाँ नाउ आई नीड अ कंपेनियन एंड आई कैन वीन ऑफ फ्रॉम माई मदर और फ्रॉम एनीवन एल्स, तब करो, और फिर उसको पूरी तरह ओन करो। वो ओनरशिप ही आपको बाकी सारी चीज़ों की तरफ लेके जाएगी, जो कि एक रिश्ता आप अच्छे से लेके चल सकते। दोनों को आई थिंक दोनों को बिल्कुल दोनों की तरफ। अब वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये हाई टाइम है कि हम अब अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी ये चीज़ सिखाएं कि भाई आप जिसकी बेटी को लेकर आ रहे हो उसको भी आपको कुछ बदले में देना है। अब जिस तरह एक छोटी सी, मैं अरसलान से जैसे पूछना चाहूँगी, अरसलान जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी मदर की बात करूँ, सो क्या कभी उन्होंने बैठकर कभी आपको कुछ गाइडलाइंस दी हैं ज़िंदगी में, या ये सब आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा? नहीं, मुझे वो गाइडलाइंस डेफिनेटली देती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, आई एम एन एडल्ट। गाइडलाइंस इन द सेंस बिफोर मैरिज होता है ना, बेटों को भी, जैसे मैं अपने बेटे को, अभी से मेरे बच्चे तो छोटे हैं, शादीशुदा नहीं है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कुछ जो सीखती हूँ वो उनके कान में बात डालती जाती हूँ। नहीं, मेरी अम्मी इतना ज़्यादा नहीं करती हैं। अच्छा, आई थिंक मैं और मुझे यही लगता है कि शादी जो है ना, दो एडल्ट्स की आपस में वो है, तो आई थिंक दो एडल्ट्स के बीच में ही रहनी चाहिए। एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये इट्स नॉट फॉर द वीक हार्टेड। लोगों को लगता है जितना मजबूत रिश्ता है ना, ये उतना ही डेलिकेट है। आपको उसका इतना ही ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों का बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। अगला किस चीज़ से ऑफेंड हो रहा है, आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं आके ना आप लोगों को मिडिल वे में कहीं पे आके मिलना पड़ता है। बिल्कुल। एंड यू बोथ हैव टू डू इट। हाँ। बाहर की इंटरफेरेंस इज़ आई थिंक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर बहुत बड़ी। कहीं से भी आती है, और ऐसे भी होता है जैसे मैंने अगर अपनी अम्मी को बात बता दी हिराक के बारे में या अपनी बीवी के बारे में, तो उनके दिल में बात रह जाएगी, हमारे दिल में फिर भी निकल जाएगी। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ी बात है। तो वो जब साथ रहते हैं तो फिर वो चीज़ें भी होती हैं, तो आई थिंक इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा निदा, आपने इनसे पूछा अम्मी ने सिखाया कि नहीं, आपने ये क्यों नहीं कहा अब्बू ने सिखाया कि नहीं? अब्बू थे नहीं, अब्बू है नहीं ना, तो इसलिए अच्छा, इसलिए मुझे थोड़ा बट इन अ जनरल वे आप। हाँ, बट यू सी, मुझे भी ये प्रॉब्लम आता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू गाइस हु आर अप्रोचिंग मी, अक्सर ऐसा होता है कि वो ट्रिगर उन चीज़ों पे हो रहे होते हैं जो उन्होंने अपने फादर्स को ट्रिगर होते देखा। अच्छा, पता है अब्बू ना कभी सिखाते नहीं है, अब्बू को ऑब्जर्व करते हैं। एग्जैक्टली। मम्माएं तो फिर बैठ के बात कर लेती हैं, लेकिन अब्बू और बेटे का जो रिलेशनशिप, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है,
वो ये कि कभी भी अब्बू बैठ के जो है ना लड़के को ये नहीं कहते अच्छा जी शादी के बाद ऐसे करना वैसे, वो जो लड़कों ने देखा होता है अपने बाप को अपनी माँ के साथ करते हुए वो जज्ब हो जाती है उनके अंदर। तो हमें खाली अपने लड़कों को सिखाना नहीं है, उन्हें अनलर्न भी करवाना है। बिल्कुल, अनलर्न तो सबको, व्हिच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मुझे लगता है। तो मैं अनलर्न ही कराती हूँ। आज तो मेरी गोली लगेगी। प्यार प्यार से निदा बेटा, प्यार से कम्युनिकेट कर रही है कि भाई ये नहीं करना। नो बट अनलर्निंग आई थिंक बहुत ज़रूरी है। इन्होंने भी बहुत अच्छी खूबसूरत बात की। आई थिंक हम उसी तरफ आते हैं कि आप डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस आपको पार्टनर से ही करनी है काइंडनेस के साथ। सो फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन मस्ट डू इज़ काइंडनेस, बोथ वेज। मैं हस्बैंड वाइफ तो बोल ही रही, मैं दोनों की बात करूँगी। दूसरी चीज़, अपने पार्टनर को आपने प्रायोरिटी देनी है। वो प्रोटेक्शन की सूरत में हो सकती है, व्हेन आप महफिल में बैठे हैं किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सिचुएशन को डिसॉल्व करने की जरूरत है। टॉक अबाउट इट लेटर। रिजेंटमेंट नहीं पैदा करनी दिल में कि बाद में आप भर के कुछ ना कुछ गलत कर दो। बिल्कुल। सो ये प्रोटेक्शन ऑफ योर पार्टनर बोथ वेज, लाइक बोथ वेज, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप उसी से आप अगेन वो जो मैंने इमोशनल बैंक वाली बात की थी, ये उसमें भी काउंट करता है कि यार इसने मेरे लिए झगड़ना नहीं है। लोग लड़ने मरने तैयार हो जाते हैं ना, झगड़ना नहीं है। अगेन कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना ज़रूरी है। सही। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें नहीं होती। अच्छा, अब अगले उस पे चलते सवाल पे, अब वो है डिसिप्लिन एंड रूल्स। तो आपके घर में डिसिप्लिन और रूल्स दोनों में से कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ सारे रूल्स। एंड आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि बच्चे जो है वो घर का माहौल डिसिप्लिन रहे। हाँ। तो जाहिर है। और फिर बच्चों को जब होती है ना, आपके बच्चों की जो एज होती है वो 7 से 8 साल की होती है, जब आप उनको टोकते हो। हाँ। जब आप उनको सिखाते हो सही क्या है गलत क्या है। हाँ। उसके बाद जैसे इन्होंने शुरू में कहा था कि आपको वीन ऑफ करना पड़ता है अपने बच्चों को, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। हाँ। जिंदगी भर आप उनको सिखाओगे नहीं सही या गलत। हाँ, आप उनको मशवरे दे सकते हो उनकी ज़िंदगी, अगर वो चाहें तो एडल्ट होने के बाद, अगर वो आपको जितना इन्वॉल्व करें। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन और रूल्स की जहाँ तक बात है तो वो मैं घर में मैं तय करती हूँ कि भाई किस वक्त खाना, कहाँ खाना है, किस तरह अपनी चीज़ों को रखना है। छोटे थे तो खुद करती थी, और वो खुद करने से ये हुआ कि बच्चे वो देखते हैं। आपको लगता है ना कि आप अपने बच्चों को जो बिठा के सिखाओगे वो सीखेंगे, नहीं। बच्चे आपका एक एक एक्शन देख के भी सीख रहे होते हैं। आपकी हर एक चीज़, अगर इवन मैं वॉशरूम में अगर अपने टूथब्रश भी कवर लगा के रख रही हूँ ना, तो बच्चा वो भी देखेगा, वो बड़ा होकर उसको ये होगा दिमाग में, यार ये मुझे ऐसे ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खाना मेरे घर में ऐसे ही नहीं पड़ा होगा डाइनिंग टेबल पर, उसको मैं ढक के रखूंगी, खाना खाने के बाद मैं उसको क्लीन अप करूंगी, वो सीख रहा है वो सब देख के, आपके एक्शन से लर्न कर रहा है। तो उसके लिए तो आई थिंक डिसिप्लिन और रूल्स वो ज़्यादा औरत पर इसीलिए आता है, अगर वो हाउसवाइफ है तो, क्योंकि वो घर का माहौल वो सेट करती है। अच्छा, हमारे घर में ये चीज़ डिफरेंट है। कुछ रूल्स और डिसिप्लिन मैंने सेट किए, कुछ मेरे हस्बैंड ने सेट किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिसाल दूँ, रात को जल्दी सोना, बच्चों का स्कूल है अगर, तो वो वाला डिसिप्लिन मैंने सेट किया हमेशा से। ट्यूशन पे जाना है, अब ये टाइम है दोपहर का, अब ये नहाने का टाइम है, ये मैंने सेट किया। लेकिन मैं जो ना खुद चिकन खाती थी, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे, वो भी अम्मा की देखा देखी वो भी चिकन खाने लगे। मेरे मियाँ को एक दिन जोश आ गया, उसने रूल सेट किया कि निदा तुमने जो खाना है तुम खाओ, मैं तुम्हें नहीं छेड़ा। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, वो हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा चिकन खाएंगे, बाकी दिन वो बीफ खाएं, मटन खाएं, सब्जी खाएं, दाल खाएं, कुछ भी खाएं। चिकन मेरे घर में बच्चों के लिए एक दफ़ा बनेगी खाली हफ्ते में। उस वक्त मुझे बड़ी कोफ्त हुई, मैंने कहा ये क्या बात है, ये क्या। बच्चों ने भी बड़ा, मेरी बेटी ने जो है शोरवे से बस रोटी खाना शुरू कर दी, मैं तो नहीं खा रही गोश्त। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हुए तो वो कहते हैं यार ये डैडी ने बड़ा अच्छा काम किया, अब हम गोश्त खाते हैं, अब हम सब्जी भी खाते हैं, अब हम दाल खाते हैं। अगर हम आपके उस पर चलते तो हम चिकन खाते रहते। सो ये रियलाइज़ आपको शादी के कुछ साल बाद होता है कि यार उस वक्त वो रूल खल रहा था, लेकिन अब देखो वो रूल जो है वो रंग लाया, और वो बच्चे भी मानते हैं, और वो फिर दूसरा स्पाउस भी मान रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने डेवलप कर दी नहाने की वो आदत कि भाई रोज़ स्कूल नहा के जाना है, तो वो बच्चों में असबर हो गई। वो बड़े भी हो गए हैं, अब उनको वो करना है, क्योंकि उनको सुकून नहीं आता उसके बाद। तो कभी कभार
वही वाली बात, किसी को फ्रंट सीट पे आना पड़ता है, यस, किसी को बैक सीट पे जाना पड़ता है। कभी-कभार गुड कॉप बैड कॉप का भी खेलना पड़ता है आपको। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो आप दोनों एकदम चढ़ाई कर देंगे बच्चों पे, तो बच्चे विल फील अबैंडन्ड के यार हमारे तो दोनों माँ बाप ही गुस्सा कर रहे हैं। तो एक वो गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी ना वो बड़ी काम आती है कि अगर कुछ बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है तो एक पेरेंट थोड़ा उसको लीनियंसी के साथ समझाए, बताए, और दूसरा थोड़ा सा गुस्सा करे ताकि उसको एक डर भी रहे कि नहीं ये मैंने गलत किया है ना, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। और ये इन्होंने अरसलान ने इतनी अच्छी बात कही थी कि मर्द के आगे मर्दनी बन के खड़े हो जाओ। आप प्यार से भी, अच्छा आपको पता है अब आपको लचक चाहिए, कुछ औरतें इतनी डोमिनेटिंग होती हैं, वो अगर मर्द कोई रूल बनाना चाहे वो नहीं बनाने देती, क्योंकि बच्चे माँ ही की सुन रहे होते हैं, बाप सारा दिन घर से बाहर होता है, तो ज्यादा इंक्लाइन बच्चे माँ की तरफ होते हैं, तो वो एक टीम बन जाती है माँ और बच्चों की। तो फिर जरूरी नहीं वो वर्किंग लेडी हो, घरेलू औरतें भी कभी कभार इतनी डोमिनेटिंग होती हैं। तो उसको हम अगर हम उसको ट्रायंगुलेशन बोलें, वो ये हो जाता है कि जी आप एक को बुरा बना के दूसरा जो है वो एडवांटेज ले रहा होता है, ये बच्चों के लिए अनहेल्दी है। मैं क्योंकि अब एक कॉन्शियस पेरेंट हूँ तो मैं गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी से मैं एग्री नहीं करती। अच्छा, बिकॉज मैं ये कहती हूँ कि मेरे मियाँ को किसी ने नहीं रोका कॉन्शियस पेरेंट होने से, मुझे भी किसी ने नहीं रोका कॉन्शियस पेरेंट होने से। कॉन्शियस पेरेंट क्या होता है? एक ऐसा पेरेंट जो कम्युनिकेट इफेक्टिवली करे ताकि बच्चे को ये पता हो बेटा ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा। What will benefit you? अगर मैं अपने बच्चे को उसका बेनिफिट सही से समझा पाती हूँ तो वो वही करेगा जिसमें उसका बेनिफिट होगा। अगर मेरे समझाने में कोई कोताही होगी तो वो तब भी चाहेगा, या फिर अगर करना ही है तो अपने एक्सपीरियंस से वो सीखेगा, एंड देन मैं उसके लिए दुख नहीं करूँगी, मैं उसको उसके कॉन्सिक्वेंस लेने दूंगी। एज डिफरेंट होती है ना, जब उसको थोड़ा शऊर आता है तो समझ आएगी, जब वो छोटा है देखो तो सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। अंडर 7 सख्ती की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो जो कहोगे वो करेगा, ठीक है। अंडर 7 तो एक बच्चा स्पंज है, नहीं तो छोटे बच्चों को भी जबरदस्ती ब्रश करो, नहाओ, छोटे बच्चों को भी जबरदस्ती पीछा पड़ना पड़ता है। अगर आप सेम टाइम कर लें ना, लाइक मॉर्निंग में अवेक हो रहे हैं, अब वो एक अकेला बच्चा बाथरूम में खड़ा हुआ है, देयर आर वेज टू गो अबाउट इट। आप उनको इन चीज़ों को सिखाते हो ना, दांत ब्रश क्यों करने हैं, मे बी दे लाइक चॉकलेट्स, मे बी दे लाइक कैंडीज़, रात को नहीं खानी। अब जैसे मेरे घर में मैंने रूल बनाया था जी बबल गम नहीं खानी जब तक ये तमीज़ ना आ जाए कि उसको टिश्यू में रैप करके डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है। सो ये मैंने रूल बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि इधर उधर दीवारों पे, इधर उधर फर्नीचर पे ना चिपका हुआ, ठीक है। क्या ये गलत रूल है? नो, इसके कॉन्सिक्वेंस हैं, ठीक है। जो भी आपने रूल बनाने दोनों माँ बाप बना सकते हैं, बट इट मस्ट बेनिफिट इन सम वे। एक रिवॉर्ड बेसिकली होना चाहिए उनके लिए, इंसेंटिवाइज्ड हो। जरूरी नहीं है कि वो लालच दे के हो, ग्रीडी नहीं बनाना बच्चे को, ग्रीडी नहीं बनाना है, बट अगेन तरीका आप डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं उतनी सख्त नहीं हूँ जितना मेरा मियाँ है। नेचर वाइज ना फितरत भी तो होती है, इंसानों की अलग अलग फितरत होती है। बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं बात सुनने बैठ जाती हूँ, अच्छा क्या हुआ, मैं एम्पैथाइज करने लगती हूँ। आप कोच भी है ना, तो आपको सुननी पड़ती है कि यार ये क्यों हो रहा है। बच्चे उल्लू बनाते हैं, ठीक है, मैं बच्चे उल्लू बनाते हैं। हाँ ना, मेरा मियाँ मुझे कह रहा है लो बैठ गई, अब ये हो जाएगा, अब ये मैनिपुलेट होके आ जाएंगी। यस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे वाकई वो दिखने लगता है कि अच्छा ये क्यों कह रहा है, या ये क्यों कह रही है। अगर मैं उस क्यों को बगैर उनकी जिद के मुकम्मल कर सकती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो बेटा इसको इस तरह कर लेते हैं, दे अग्री। बट अगर मैं नहीं कर पाती तो फिर मैं यासिर को कहती हूँ भाई यू टेक ओवर नाउ। दिस इज दैट थिंग, बैड कॉप और गुड कॉप, हम यही तो बोल रहे हैं। उसमें उसको बैड कॉप, सो लेट्स क्लियर दैट आउट। आई थिंक वो वोकैबुलरी बैड नहीं होना चाहिए, बैड नहीं है, बैड नहीं है, इट इज के मोर डिसिप्लिन डजंट नीड टू बी पनिशमेंट। देखिए कुछ चीजें बाप को ज्यादा नजर आ रही होती हैं और कुछ चीजें माँ को ज्यादा नजर आ रही होती हैं। और अगर लड़कियों की अगर आप उसमें देखते हैं तो बहुत सारी चीजें माँ को नजर आ रही होती हैं कि मेरी लड़की किस चीज से गुजर रही है, बाप को नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें लड़कों के हवाले से, जैसे आपको उल्लू बना देते हैं अगर, और मुझे भी लड़के मेरे उल्लू बनाते हैं, तो बाप को नजर आ रही होती है कि अल्लाह माँ को फिर बेवकूफ बना दिया। तो वहाँ में बैड कॉप गुड कॉप शायद वोकैबुलरी गलत है, हाँ डिसिप्लिन ज़्यादा, लेकिन कभी कभार दोनों माँ बाप में से ज्यादा किसी को ज्यादा नजर आ रहा होता है और वो उसको पकड़ लेता है। जैसे आप गाइड कर सकते हैं इन दैट मोमेंट कि बेटा
मामा डिसीजन मेकर हैं या इस फॉर दिस मैटर बाबा डिसीजन मेकर हैं। मुझे बचपन में याद है कोई मेकिंग में चले जाते, परमिशन लेनी होती थी, मम्मा के पास गए, आपसे पूछो, वो जो बोलेंगे उनके पास गए, तुम्हारी मम्मा ने क्या कहा? अरे भाई सबके साथ ये क्या पिंग पोंग लगाई हुई है। और अच्छा मेरे साथ तो ये होता था जब बच्चे छोटे थे किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करते थे और वो अलाउ नहीं करनी है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में वो एक बात तय हुई थी ये अलाउ नहीं करनी है। अब मैंने कह दिया मुझे पता है कि वो नहीं अलाउ करेंगे, मैं भी नहीं कर रही। नहीं पापा नोज बेटर, आई थिंक यू शुड गो टू हिम और उनसे पूछो। कॉन्फिडेंटली बोल दिया, मुझे पता है वहां से मना हो जाएगी, ले भाई बच्चे आ गए, पापा ने तो हाँ कर दिया। उसके बाद मैं जाती थी, ऐसा होता था अक्सर। फिर मैंने कहा डिसाइड तो हुआ था कि नहीं करना ये अलाउ, फिर आपने हाँ क्योंकि नहीं वो इतना इंसिस्ट कर रहे थे, वो बच्चे मुझसे ना नहीं हुई, पूरी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। सो दोनों एक ब्रेक पेरेंट्स के बाद आकर इसे कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि एक स्मूथ गाड़ी चलाने के लिए मियाँ और बीवी दोनों की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जाने कि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं क्या। अक्सर तो यंग एज में तो पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये हमारी एक्सपर्टी है, अच्छा क्या हम इसमें माहिर हैं। वो बाद में पता चलता है जब गाड़ी में धक्के लगते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ओह अच्छा ये तो ज़्यादा हमने अच्छा किया। तो मैं चाहती हूँ वक्त से पहले सीख जाए, बल्कि हमने बच्चों वाली बातें तो इनको पहले सिखा दी ना, हमने एक बच्चा खराब करके फिर सीखी। ये पहले से सीख एक्सपेरिमेंटल बच्चा। अच्छा ये क्या फैमिली ओरिएंटेड। हाँ भाई तुम्हारे अली जो हैं वो हर तरह से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आप तो मिली हुई हैं। आपको तो पता ही है कि अली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ फैमिली को लेके नहीं, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे उन सबके कामों को लेके। मेरे घर वाले, मेरे अम्मी अब्बू, मेरे अब्बू के टेस्ट होने हैं वो उनको पता है कब होने हैं, कहाँ से आने, उनकी अम्मी के, उनके अब्बू के। फिर अगर अरसलान का कोई काम है, हिरा का कोई काम है, इन्होंने सबसे पहले अली को कॉल करनी है, अली भाई वो काम हो गया, वो हमने प्लॉट लेना है, वो कहाँ ले एग्जैक्टली हमने गाड़ी लेनी है, प्लॉट दुनिया का कोई भी काम है हमने उनको कॉल कर देना। इन लोगों ने नाम रखा हुआ है अली का, अली गूगल। कुछ पूछना भी है तो वो अली भाई से पूछना है, क्योंकि ही इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। ठीक है, वो अपने काम से। और मैं कभी कभी उनको ये कहती हूँ कि आपके पास अपने काम के साथ इतना टाइम कैसे होता है कि आप दूसरों की चीज़ें भी मैनेज कर लेते हैं। मेरी चीज़ें मैनेज करने से लेकर औजा की चीज़ें, अम्मी अब्बू, मेरे अम्मी अब्बू, अपने बहन भाई, और फिर आप अपने दोस्तों की भी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरा इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं ये चीज़ें कर सकूँ। तो वो माशाल्लाह 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 नज़र ना लगे, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा मर्द होते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मैंने देखा है नॉर्मली मर्द इस तरह रिस्पॉन्सिबल मर्द, हाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे लाइक हम मेरी फैमिली में अम्मी भी थी और अब्बू भी, मेरे दोनों माँ बाप ऐसे थे जिसके पास टाइम होता था। इन लोगों को कहते हैं करू, इनको हर चीज का पता है। अच्छा कहाँ से कहाँ प्लॉट खरीदना है, क्या गाड़ी खरीदनी है, फलाना डॉक्टर कौन है, किसको दिखाएं, इस चीज का इलाज क्या है, कैसे पतली गल, क्या कहते हैं वो, घी सीधी उंगली से नहीं निकली तो टेढ़ी, ये भी चीजें। तो जुगाड़ एग्जैक्टली। कुछ लोग ऐसे, जैसे अगर मैं शोबिस की इंडस्ट्री में देखूं तो मुनीब भट्ट ऐसा है, मुनीब भट्ट को हर चीज के लिए लोग कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा बताएं इसका क्या करें, उसका क्या करें, फलाना क्या करें। तो कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है और वो इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि ये उनका मी टाइम होता है। तुम्हारे मियाँ को मजा आता होगा अरसलान की हेल्प करने में, थ्राइव करते हैं इस चीज में, शौक है कि वो ये काम करें सबके। हाँ तो मैं अली को कहती हूँ आप क्या, मतलब हम लोगों ने some people identify as helpers and guides। जब ये चीज़ आपके अंदर का हिस्सा हो ना, you want to help others, तो आप उतने नॉलेजेबल हो जाते हो। ठीक है कि आप जब किसी महफिल में बैठ के बात करो तो जब जो आपके मुंह से निकले उससे किसी की मदद हो सके। इट हैज़ टू डू विद हाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप अपनी शनाख्त के साथ आप, और जिस तरह से हम बोलते बोलते बोल जाते हैं ना ये नहीं कर सकते, तो येट ज़रूर यूज़ किया करो। आज नहीं कर सकते, करना चाहते हो तो ज़रूर सीख लोगे। बिल्कुल बिल्कुल।
और होता ही है कि कभी कभार जब हम मियाँ बीवी साथ रह रहे होते हैं ना, कहते हैं शक्लें एक जैसी हो जाती हैं, हाँ ना, तो कभी कभार आदत भी एक जैसी हो जाती है। बहुत एक जैसी अगर हो आप जाती हैं। आज कह रही हो कि अली के अंदर ये वाली खसूसियात हैं, खुसूसियात हैं, तो कुछ साल बाद आप अपने अंदर भी ये पाओगी, क्योंकि आप उसके साथ रहते रहते उसी की तरह होने लगते हो। है ना। अगर कभी कभार कोई बुरी खासियत होती ऐसा भी होता है, ये भी होता है। आप थोड़े दिनों बाद समझते हो शूट ये भी आ गई है ये तो मैं वैसी होती जा रही हूँ। हाँ, ऐसा है। तो ऐसा है। हाँ ये ऐसा, तो इसलिए आपको ज़रा अच्छे आदमी से ही शादी करनी चाहिए ताकि आप अपने आप को थोड़े साल बाद अच्छा पाओ। आप उनको एडोर करो, एडमायर करो। आपका स्पाउस कोई भी हो, उसको एडमिरेशन तो किसी को बुरी नहीं लगती ना। डेफिनेटली। कैसे पता चलेगा उसे कि आप उसे एडोर कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा आप उसे एडमायर कर रहे हैं? तो आपके जेस्चर्स बताते हैं, आपके वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स बताते हैं, आप लिटिल थिंग्स, छोटी-छोटी चीजें, एवरीडे थिंग्स, लिटिल थिंग्स। अच्छा, ये तो बात हो गई एडमायर करने की, पर ज़्यादातर कपल्स में एडमिरेशन से ज़्यादा नुक्स निकालने वाली चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं कि एक दूसरे में नुक्स बहुत निकाला जा रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे तो होता ही नहीं है। कोई बेवकूफ़ी का काम कर दिया। फिर ये अल्फाज कहाँ से आ रहे होते हैं? वो खुद से तो नहीं। देखो, एट टाइम्स वी प्ले आउट आवर चाइल्डहुड ट्रॉमास, ठीक है, हमने लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली, ही इज़ राइट, सही है। अब जो लड़के हैं, कमो बेश उनमें कहीं ना कहीं उनके फादर की कुछ ना कुछ आदत आ जाती है, अनलेस दे आर माइंडफुल इन मुझे इनसे क्या लेना है, मुझे कौन सी आदत अक्वायर करनी है और कौन सी आदत लेट गो करनी है, ठीक है। इसी तरह मदर्स के लिए बोलते हैं कि जी बेटियां जो जब रिश्ता करने जाओ तो माँ को ज़रूर देखो, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। आई एम नॉट लाइक मेरी मामा माशाल्लाह सुगुड़ खातून, हॉस्पिटेबल, इतनी ज़्यादा, मतलब I don't poor कह रही है। I don't find I have different qualities than her. I'm not the same. So आपका कहने बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि अब ये चीज़ लागू नहीं होती कि अगर रिश्ता करने जाओ तो माँ को देखो, बेटियां बहुत स्मार्ट हैं। Yes. आज के लिहाज से है ना, आज के लिहाज से। So क्या आप माइंडफुल होके अपनी हैबिट्स खुद डेवलप करें? आप अपने स्पाउस के जब चॉइस करते हैं, मैंने लास्ट निदा हमारी जो बात हो रही थी कि अगर सिर्फ फोकस रेड फ्लैग्स पे रहेगा तो आप सारे ग्रीन फ्लैग्स मिस कर जाएंगे। रेड फ्लैग सब में होते हैं, मुझे लगता है। हम इंसानों के साथ रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, फरिश्तों के साथ थोड़ी रहते। वो इट्स लाइक कि आपका जो स्केल है ना वो ऊपर होना चाहिए। वही बैलेंस वाली बात आ गई ना कि अगर एक बंदा 20% करे, जो कर ही 20% सकता है, तो वो अपना आपको करना है ना कि आप कर लो, आप थोड़ा सा ट्राई कर लो कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ होती है ना ये चीज़ें, आप म्यूचुअली लेके चल रहे हो इस रिश्ते को। एक और चीज़ जहाँ ये बात हो रही है कि कितनी ये जेस्चर्स जो वो करते हैं, अगर अक्सर ऐसा होता है कि आउट ऑफ द वे जाके नहीं, मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता नहीं है या वो ऐसे माहौल के ही नहीं है कि जो है ना वो कर सकें, लेकिन एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके कामों की एक्नॉलेजमेंट दोनों की तरफ से। जरूरी नहीं है कि आप तारीफों के पुल बांध दें और आप दूसरों के आगे बहुत तारीफ या सिर्फ ज़बानी कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता रिश्ते में। कहाँ होता है? नॉलेज कर दे उसका एफर्ट कि हाँ वो इस चीज़ की जिम्मेदार है, भाई वो खाना गरम करके मेरे सामने पेश करती है, आई एम थैंकफुल टू दैट। एब्सोल्युटली। वो बहुत सारे लोग सामने एक्नॉलेज नहीं करते, पीछे करते हैं। सामने एक्नॉलेज करना जरूरी है। और जब पीठ पीछे वाली बात आपको कहीं से पता चलती है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है सामने करने से। बिल्कुल, कि आप एकदम ओह अच्छा मेरे लिए ये बोला गया, अच्छा मैं मतलब जब मैं गई थी किचन में पीछे करनी चाहिए, वो बहुत पावरफुल होती है। और ये चीज़ ना मैंने ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने हिरा से बहुत सीखी है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करना। मतलब मैंने जब शादी की थी तो मुझे नहीं पता था कि एक फूल की क्या वैल्यू होती है, एक चॉकलेट की क्या वैल्यू होती है। अगर कोई खाना पका रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका नौकर नहीं है, दे आर डूइंग इट फॉर योर लव। बट अगर आप उनका छोटी सी इवन इफ खाना नहीं अच्छा बना तो आप कह दो कि यार नहीं अच्छा बना, तो उनका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने ये चीज़ बिकॉज हीरा माशाल्लाह एक बहुत अच्छी लीडर है, तो उसमें बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, शी नोज हाउ टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। और यही चीज़ मैंने तमाशा, ये जो अभी कर रहा है ना ये इस वक्त एक्नॉलेजमेंट भी है, तारीफ ये चीज़ मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं अभी आई थिंक 1-1.5 साल पहले जब तमाशा में गया था और मुझे ज़िंदगी में पहली बार मतलब जब मैं वज़ीर बना था बीच में मुझे वजारत मिली एंड
आई एम नॉट यूज्ड टू लीडिंग पीपल, बट मैंने घर में इतना कुछ सीखा कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे बेस्ट वज़ीर का अवार्ड मिला, और मैं बिल्कुल मतलब उसमें एक एक चीज़ वही अप्लाई करता था जो मैंने हिरा को घर में करते देखी है। कितनी अच्छी बात है। वही बात ना, यू लर्न फ्रॉम योर पार्टनर्स एज वेल। तो वो एक सही एज में शादी करने से ये फायदा होता है कि आप यू ग्रो टुगेदर, आप एक दूसरे से उनकी अच्छी चीजें सीखते हो, और आपको पता भी नहीं लगता कि आप सीख रहे हो। जब आपको अप्लाई करनी पड़ती है तो फिर आप एकदम ना, जैसे बहुत सारी चीजें जब मैं फंस जाती हूँ तो मैं अपनी अम्मी की सोचती हूँ, अम्मी फंसती तो क्या करती, तो फिर मुझे वो याद आती है, ओह इसका ये हाल है। उसी तरह जैसे ये फंसा एज वजीर, तो इसने हिरा की सोची, हिरा की व्हाट वुड शी डू। हाँ, अच्छा इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अरसलान तुम्हारे ऊपर ये सवाल है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आई थिंक ये डिफरेंट। अच्छा, सो हिरा बेसिकली थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल है। अच्छा, चीज़ों को लेके बहुत जज्बाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, जनरली औरतें होती हैं, जज्बाती है, बहुत ज़्यादा फील करती है, और मैं थोड़ा सा इस चक्कर में ग्राउंडेड हूँ। अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो आई थिंक इस स्लाइड का वही है कि वो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करती है, और मैं उसे कहता हूँ अच्छा रिलैक्स, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचती है कि अच्छा यार ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, अगर किसी दोस्त ने कोई गलत बात कर दी है तो सारा दिन सोचती रहेगी। बट एट द सेम टाइम कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें हैं जो उसकी बहुत अच्छी हैं, मतलब एम्पैथी वाइज और लोगों को किस तरह डील करना है, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा लैक करता हूँ कि अच्छा यार ये नहीं करता। तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे से इस चीज़ में सीख ही रहे होते हैं। So yes. यहाँ पे आई वांट टू ऐड, मैंने ये सीखा है अपने शौहर से। शादी हुई थी शुरू में तो मैं आई यूज्ड टू थिंक, ओवरथिंक फ्यूचर के बारे में, फिर जब बच्चे होगा तो क्या कैसे होगा, फिर एक वो ना टाइमलाइन बनाई हुई, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, इस साल ये होगा, इस साल ये होगा, ये गोल्स हैं। और मैं अपने शौहर को देखती थी ठंडा बैठा है, हो जाएगा, और हो भी जाता था। तो मुझे होता था कि यार ये मैं पागल हो रही हूँ एक चीज़ के पीछे, और वो उसका मतलब होता है यार नसीब में होगा, करा देगा रबिया अल्लाह। मुझे लगता है ये बैलेंस बहुत ब्यूटीफुल होता है। वो चीज़ मैंने सीखी अपने शौहर से, जो कि मैं हमेशा उसको बोलती हूँ, और मैं लोगों के बीच में ही बैठ के बोलती हूँ कि मैं पहले जितनी अपटाइट होती थी ना इन चीज़ों को लेके, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि वो एक तवक्कुल भी बढ़ गया अल्लाह की तरफ, एक कर कि यार वो इतना टेंशन भी नहीं ले रहा, उसके काम भी हो जाते थे, कोई नियत करता था और वो रिलैक्स बैठा और हो भी जाता था। वो चीज़ मैंने सीखी अपने हस्बैंड से। तो यस, आप सीखते ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ वैसे अली में भी बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ हिरा में भी बहुत ज़्यादा है। अली भाई और हिरा दे आर वेरी सिमिलर, उनकी बहुत सी क्वालिटीज मिलती हैं। हम दोनों की क्वालिटीज़ बहुत मिलती हैं, और हिरा की और अली की क्वालिटीज़ बहुत मिलती है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि तुम दोनों ना पक्के बहन भाई हो। तो हम दोनों ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो बहुत एक्सट्रोवर्टेड, सोशली वेरी एक्टिव, और हम थोड़े से इंट्रोवर्टेड, ग्राउंडेड किस्म के, हम थोड़े हो जाएगा। वो दोनों ही थोड़े हाइपर हैं चीज़ों को लेकर ना। और वो हमेशा एक जमाने में कहते थे कि मियाँ बीवी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सेल भी तुम सीधे सीधे लगाओगे तो वो चलेगा ही नहीं, रिमोट पता है वो क्यों है? क्योंकि आपकी शॉर्टकमिंग्स जो है ना, वो आपका पार्टनर कवर कर रहा होता है, वो उन चीजों में स्ट्रांग होता है। हिरा की इस चीज की वजह से हिरा बहुत डिसाइसिव है, और मैं बहुत इनडिसाइसिव हूँ, सोचता हूँ अच्छा यार ये करना चाहिए, नहीं बैठ के सोचता रहूँगा। तो वो मैं अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो आई वुड आस्क हिरा, वो मुझे 2 मिनट में बताएगी अच्छा तुम्हें ये करना चाहिए, हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो मुझे यही होता है ना, जो ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप एक दूसरे की चीज़ों को। आई थिंक दिस मैटर्स अ लॉट। अगर दोनों लोग एक जैसे ही होंगे तो वो फिर आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रिपल करेंगे। मुझे तो ऐसा थोड़ी सिमिलैरिटी दोनों में होती ही है। हाँ वो तो होती है। इतनी तो थोड़ा चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, तो थोड़ा सा आपका बेस शादी का जो है अच्छा चलता है। क्या चीज़ें सिमिलर, कुछ चीज़ें सिमिलर, माइंडसेट फ्लेक्सिबल होना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देके समझाएं। सो फॉर एग्जांपल आपको कुछ टीवी पे देखना है निदा, अब क्या हर कमरे में अलग टीवी लगेगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग चीज़ देखना चाहता है। सो अगर आपका टेस्ट म्यूज़िक का, टीवी ड्रामाज, वट एवर इंटरेस्ट्स यू, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट अगर सिमिलर हो सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त चिपके बैठे रहो, बट इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्लान डेट्स, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ क्वालिटी टाइम टुगेदर। ठीक है, कुछ लोग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और कुछ लोग सिर्फ चिल करना चाहते हैं, बेड में बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम तो खासे प्रिविलेज्ड हैं, तो हम उस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने प्रिविलेज को इग्नोर नहीं कर सकते, हम पढ़ी लिखी प्रिविलेज क्लास बात कर रहे हैं। बट जनरली भी घर पे अगर मियाँ बीवी के छोटे, फॉर एग्जांपल पान खाने का शौक है, अगर
छोटी सी पान की डेट के लिए बंदा बाइक पे निकल सकता है ना, चाट वाट खाने चले गए। बहुत माइन्यूट चीज़ें जो सिमिलर हो सकती हैं। एक दूसरे के आप अल्फाज नोटिस करके वर्ड प्रेफरेंस से एक दूसरे को कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ऑडिटरी ज़्यादा हो, आपका लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी, आपको सुन के चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो अगला आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप विजुअल ज़्यादा हो तो आपको वही चीज़ टेक्स्ट मैसेज में लिखी हुई या हाथ से लिखी हुई या बुकिश तरीके से ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी, या ऑडियो विजुअल दोनों हैं तो फिर आप ग्राफिक्स और रील्स और इनके थ्रू भी आप कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं। देखो हर कोई आई लव यू नहीं करता हर बार। तो बेसिकली एक दूसरे की लव लैंग्वेज जो है वो लव लैंग्वेज पे ही अलग होती है। अपनी तरह प्यार नहीं करना, बिल्कुल दूसरे की तरह प्यार करना। जी जी, लव लैंग्वेज एक दूसरे की समझ के समझाना भी ज़रूरी है। जैसे वो कहते हैं ना, पुराने जमाने में कहते थे कि जो मियाँ के दिल का रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है। नहीं ऐसा कुछ हर मियाँ के दिल का रास्ता पेट से होके मेरा तो बिल्कुल नहीं गुजरता। वही कह रही हूँ ना, मेरे शौहर का भी नहीं होता। दाल रख दो, मुझे जो मर्जी दे दो मैं खा लूंगा। मेरा भी पेट से गुजरता है, मैं मियाँ नहीं हूँ। मेरी बीवी का गुजरता है। आई एम अ फूडी। या यही बात, मैं मियाँ नहीं हूँ। एक चीज़ जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि लोग इस चीज़ की हैबिट डालें, वो ये कि जब आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ जाए ना, जब आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ जाए तो तरजीह बच्चों को नहीं देनी है, एक दूसरे को देनी है। आपकी तब प्रायोरिटी भी एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी है, तब भी पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, तब भी पहले ये पूछना है तुमने क्यों मना किया, तुमने क्यों रोका, क्यों बोला, ऐसे क्यों कहा। और आई थिंक बच्चों को भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मेरा पार्टनर सबसे पहले है। एग्जैक्टली कि मामा बाबा आर ऑन द सेम पेज एंड आई कैन नॉट मैनिपुलेट देम। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई बच्चा किसी पेरेंट से करीब होता है तो खुल के बात कर पाता है, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन इज जब आप सैबोटाज करो अपने स्पाउस की रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ, तो वो अवॉइड करना है हर सूरत में। बच्चे को तरजीह नहीं देनी, बच्चे को इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी है, एज अ चाइल्ड उसको हर चीज़ प्रोवाइड करें, बट कभी ये नहीं के ऊपर तरजीह नहीं क्योंकि देनी। मैंने ये देखा है ओल्ड एज में जाके बहुत सी ख्वातीन, हमारी देसी ख्वातीन, उन बेटों पे रिलाई करती हैं जो कमा रहे होते हैं। ठीक है, ये बड़ी सख्त बात है लेकिन ये है हमारे यहाँ देसी सोसाइटी में। वो लड़का जिस पे वो रिलाई कर रही होती हैं, अब उसको पता है कि उसके फादर कमा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि कोई रिटायरमेंट प्लान, कोई इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता। या फिर ऐसे बुजुर्ग होते हैं जैसे हमारे यहाँ, हमारे डैड हैं वो 76 के हैं, मेरे ससुर जो हैं, बट ही स्टिल गोज़, कहते हैं मैं घर बैठूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, आई वांट टू वर्क। सो हमें उनको भी रिस्पेक्ट करना है कि हाँ जी वो इस एज में भी जाके करें, बट ज़रूरत से नहीं करें, शौक से करें। वो कंफर्ट कैसे आएगा? या जो बात कह रही थी वो करे ना, आप कहीं से कहीं निकल अच्छा, रही हैं। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक मैंने ब्रेक पे है। जाना सो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आपने बच्चों को तरजीह नहीं देनी है, उनको उनकी ज़रूरियात ज़रूर पूरी करें, उनको खूब प्यार दें, बट आपस में सेम पेज पे रहें, एक दूसरे से पहले पूछ लें। हाँ, तुमने अगर रोका था टोका था क्या, ये सोच ले कि आप और आपके स्पाउस एक टीम है। बिल्कुल, बस नो मैटर व्हाट, इवन आफ्टर किड्स। हाँ, ओके, छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं आज दोनों जो एक कपल में जो एक हस्बैंड और वाइफ है उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर, कि जिम्मेदारियां इस तरह बिल्कुल इंडोर्स नहीं, बिल्कुल लागू नहीं कर देते कि ये औरत की जिम्मेदारी है या ये मर्द की जिम्मेदारी है, बल्कि आप जिसमें ज़्यादा बेहतर फील करते हो एज इंसान, क्यों ना आप उसमें खुद ही कूद लगा लो कि भाई जब मैं जो हूँ इसमें फ्रंट सीट पर हूँ, ताकि ये मुझे लगता है कि ये मेरा फोर्टे है, मैं इसमें ज़्यादा बेहतर हूँ और तुम उसमें ज़्यादा बेहतर हो, तुम वो चीज़ संभालो में। ये शादी के कुछ अरसे बाद ये पता चलती है चीज़ कि अच्छा जी इस चीज़ में मैं थोड़ा उसके मुकाबले में बेहतर हूँ और वो मुझसे उस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये अगर मियाँ बीवी दोनों अच्छे से एनालाइज कर जाएँ, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चलता है। सो वो बेहतर है कि ये ज़िम्मा तुम संभालो, ये ज़िम्मा मैं संभालती हूँ। पब्लिक डीलिंग जी। अच्छा, ये बेसिकली मी एंड माय हस्बैंड वी आर ऑपोजिट्स। ही इज एन इंट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। ओके। और आई एम मोर ऑफ एन इंक्विजिटिव पर्सन। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है चीज़ें, और वो अपने वो नहीं होते अपने खोल में, अपने हाँ उसमें कि बस भाई वो
पता नहीं ये मिसाल जाएगी नहीं जाएगी, लकीर के फ़कीर वाले कि अगर कहीं कोई रेस्टोरेंट भी गए हैं, बार बार जा रहे हैं, वहाँ पे कोई एक डिश ऑर्डर करें तो वो ही करेंगे 10 दफ़ा। एग्जैक्टली मुझे होता है कि मैं हर दफ़ा जाऊँ तो मैं कोई नई डिश ट्राई करूँ। तो सिर्फ एग्जाम्पल देने की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ये होता है कि मैं पब्लिक डीलिंग में मैं ज़्यादा बेटर हूँ, मैं ज़्यादा सही से हैंडल कर लेती हूँ और मेरे शौहर से नहीं की जाती, बहुत सी जगहों पे नहीं बात होती तो अक्सर मुझे आगे कर देते हैं। जैसे एक दफ़ा हमारे चौकीदार ने गाड़ी मांगी रिजवान से कि भाई मुझे जो है ना गाड़ी चाहिए आपकी कुछ घंटों के लिए, और मैं उसको हाँ करके आ गए। अब आ तो गए, अब कह रहे हैं उसने गाड़ी मांगी है 6 घंटे के लिए। मैंने कहा क्यों मांगी है? पता नहीं, कह रहा था कहीं जाना है किसी के पास किसी को। मैंने कहा तो आपको क्या पता क्या करने जाना है? रात के टाइम मांगी है कि 12 से लेके मैं सुबह तक मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा क्यों दे रहे हैं उसको गाड़ी, आपको क्या पता किस चीज़ की? मुझसे मना नहीं हुई। मैंने कहा तो फिर अब तुम बात कर लो, तुम मना कर दो तो मैं विलन बन जाती हूँ। फिर मैंने बुला के उसको मना किया। इसी तरह बहुत सी जगहों पे जहाँ पे कोई एक अपना डिसीजन सुनाना होता है या फिर इख्तिलाफ करना होता है तो वो मुझे आगे कर दिया जाता है। तो वो बाजी जो है वो विलन है, डाइन है वो, क्योंकि उनसे मना नहीं होती। तो वही चीज़ है कि पब्लिक डीलिंग में जहाँ मुझे एफर्ट देनी होती है वहाँ फिर मैं देती हूँ, उनसे नहीं हो पाता, उनका फोटे नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं। जो मुलाजमीन है ज़्यादातर उनको ख़वातीन ही टैकल कर रही हैं। मर्द हज़रात तो नहीं है। बेहतर कर सकती हैं। हाँ, कहीं शॉपिंग पे भी गए हैं, कोई अगर बात भी करनी है या कुछ भी ना, कोई स्ट्रेंजर से जो पब्लिक डीलिंग होती है तो वो मुझे ही करनी पड़ती है क्योंकि उनसे नहीं। इंट्रोवर्ट्स जनरली सोशली थोड़े ऑकवर्ड होते हैं। उनको मतलब अनलेस के वो अपनी कंफर्ट स्पेस में नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अनलेस दे लर्न। कर करके आता है। बट यस आई एग्री बिकॉज मेरा और हिरा का ये डायनामिक काफ़ी देर रहा है, बट नाउ आई हैव लर्न टू टॉक थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर। अच्छा, इसका फ्लिप साइड भी है ना, जैसे एक्सट्रोवर्टेड लोग ना नहीं कर पाते, खाली इंट्रोवर्टेड नहीं। So, आप पब्लिक डीलिंग में पीपल प्लीजिंग नहीं निकाल सकते। पीपल प्लीजिंग पाकिस्तान हमारी देसी आवाम का एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा। यार तुम बोल दो ना, तुम बुरे बन जाओ। क्यों? क्योंकि मेरी बाउंड्री नहीं बनाना आती, मुझसे मना नहीं किया जा रहा। कांट से नो इज बेसिकली अ बाउंड्री इशू। इट्स नॉट नोइंग हाउ टू मेक बाउंड्री। अब जिसको बाउंड्री बनाना नहीं आती वो क्या करे? या तो वो अपने स्पाउस को आगे कर देगा या वो बाउंड्री बनाना सीख भी तो सकता है ना। तो सीखना चाहिए। देयर इज अ प्रोसेस टू इट। आप बाउंड्री बनाना सीख सकते हैं। 6 डिफरेंट तरह की क्योंकि कभी क्या पता आपको उस स्पाउस को ही मना करना हो किसी चीज है ना? फिर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये आप बताएं ना क्या करते जब सीखना चाहिए ना उनको भी भाई, लर्न टू से नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या आहिस्ता पता चलता है। एंड लर्निंग टू से नो विदाउट डिसरिस्पेक्ट इज अ स्किल। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जैसे लाइक अब जुमला है ये डीलिंग डिफरेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो वो आपका है ना? जी, मुझे लगता है आपके मियाँ अच्छी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं तो बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके कि अगर नैनी छोड़ के चले गई है तो मेरे से वो चीज़ नहीं हैंडल होगी, मैं डील नहीं कर सकती हूँ। वो भी अली ने ही और बैठ के करनी है कि हिना कोई बात नहीं, हो जाएंगी चीज़ें, मसला हल हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि मैं तो हाथ पाँव बिल्कुल मेरे फूल जाते हैं और मैं तो छोड़ देती हूँ चीज़ों को। बहुत सारी जगहों पे वही आके आगे खड़े होते हैं। अगर मेरे अब्बू बीमार हो गए हैं तो मैं तो कॉल करके बिल्कुल रोना शुरू हो जाऊँगी कि अब तो पता नहीं क्या होगा। मैं क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मुझे नहीं पता है, और मैं मेरे से ना काम होगा ना चीज़ें देखी जाएंगी, और अली मुझे समझाते रहेंगे और फिर एंड पे आके कह भी देंगे कि तुम एक काम करो, तुम आ जाओ, क्योंकि तुम आओगे तो तुम्हें सुकून आएगा, तुम एक दफ़ा देख लोगे तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तो मैं, और जहाँ पे स्पेशली वो वाली जगह है जहाँ पे मुझे लगता था कि अली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, जैसे औजा को चोट लग गई और उस टाइम पे मैं हिरा और अरसलान के साथ ही रह रही थी। औजा बहुत छोटी थी और उसको चोट लगी और मुझे ये लगा था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली दफ़ा चोट लगी है तो ये ना हो कि अली ये बोल दें कि देखो तुमने ध्यान नहीं किया, तुमने उसके ऊपर नज़र नहीं रखी, हालांकि तुम सामने बैठी हुई थी और उसको इतनी बुरी चोट लगी कि स्टिचेस लगने हैं।
और मैं ना डर रही हूँ कि यार मैं कॉल करूँगी तो पता नहीं क्या होगा। तो अरसलान शूट पे था और ये शूट से हॉस्पिटल आया है देखने के लिए कि मेरी भांजी को चोट लग गई तो मैंने जाना है वापस। और इसने आके अली को कॉल किया कि अली भाई ये हुआ है तो अब बताएं क्या करना है। तो अली ने कहा हिना कहाँ है? तो कहा हिना तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, तो रोए जा रही है, वो चुप नहीं हो रही। तो अली ने मुझसे बात की, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को चोटें लगती हैं, उसने इसी तरह बड़े होने हैं, चोटें लग लग के ही हम भी बड़े हुए हैं। तो उस टाइम पे मुझे इतनी तसल्ली हुई कि मुझे ये लग रहा था, मैं डर रही थी डांट पिटेगी ना, मुझे डांट पड़ेगी कि तुमने ही नहीं देखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत चोटें खाई हैं, तो ऐसे ही होता है। बच्चे इसी तरह बड़े होते हैं, तुमने पैनिक नहीं करना, तुम्हें देख के वो ज़्यादा घबरा रही है। तो उस टाइम पे मुझे ना बड़ा वो चीज़ लगी थी कि यार मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ इस तरह की सिचुएशंस को, ये चीज़ें सिर्फ अली ही हैंडल कर सकते हैं, ये वही डील कर सकते हैं। तो तुम भी सीख जाओगी। हाँ मैं भी सीख जाऊंगी। अरसलान बहुत कुछ सीख रहा है, भी सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। पहला बच्चा होता है तो हाथ पाँव फूलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा अभी तक मेरी ये सिचुएशन है कि मैं चीज़ों को लेके बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। जिस तरह कल वो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो हेरा लाहौर जा रही थी, तो ये दोनों मिलने आए हैं मुझसे, तो मैं रोने लग गई कि पता नहीं क्यों ये इतनी ज़िद कर रही है, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। तो इन लोगों ने मुझे कहा हिना वो बच्ची है, लेट हर बी, शी इज़ जस्ट अ किड। तो अली भी मुझे समझाने लगे कि रोने वाली बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ। फिर तो वो सही है, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट सपोर्ट सिस्टम अच्छा होने का ये मतलब नहीं कि तुम इस पे डिपेंडेंट हो जाओ। या यू हैव टू कीप लर्निंग अलोंग साइड। तो तुम्हें पता है, अब तुम्हें एक लर्निंग तुम्हारी मियाँ ने दी, क्योंकि बच्चों को चोट लगती है, तो क्या नेक्स्ट टाइम जब ओजा को चोट लगेगी तो तुम यही रिएक्ट करोगी या कुछ बेहतर ही आ जाएगी? पता नहीं, मुझे लगता है इसी तरह से शायद रिएक्ट करूंगी, पहले से थोड़ा कम करूंगी, लेकिन पहले से कम करोगी तो ये प्रोग्रेस है। फिर अपने आप को अच्छा जहाँ मैं बात नोट कर रही हूँ, तुम बता रही हो कि अली उसमें अच्छा है, तुम किस चीज़ में अच्छी हो जहाँ तुम फ्रंट सीट पे आती हो? ये कभी तुमने सोचा है तुम किस चीज़ में अच्छी हो? मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। जैसे अब घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं नहीं देख रही हैं। अब जिस तरह हम औजा को चोट लगी है ना, तो वो वाली सिचुएशन मेरे से हैंडल नहीं हो रही थी। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन है जैसे औजा रात को सो रही है और मैं उसको लिटा कर आई हूँ, उसको दूध दे दिया है, वो सो गई है। अब वहाँ पर ना अली बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जो मैंने इन्होंने मुझसे पूछा भी था और मैंने लिखवाया भी था। वहाँ पर मुझे ये फील होता है कि अली ना कुछ एक अपनी बेटी को लेके, शायद बेटी है वो इसलिए इतने ज़्यादा होते हैं, उसके ऊपर खड़े देखते रहेंगे कि सांस कैसे ले रही है, कि सांस आ रहा है, उसके नाक के आगे हाथ, उसका पेट हिल रहा है, और खड़े रहेंगे यूं करके उसके कॉट के ऊपर। तो मुझे वो चीज़ होती है, मैं कहती हूँ आप ना, हालांकि बाप हैं, मैं थोड़ी हूँ इमोशनल, लेकिन आप तो यहाँ पे आके बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। उस जगह पे मैं ही होती हूँ। कोई चीज़ अगर औजा को कोई चीज़ चाहिए है और वो अपने डैडी से ज़िद कर रही है, तो वहाँ पे अली से ये चीज़ हैंडल नहीं होती, वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि अली को उस तरह से उसको हैंडल करना नहीं आता, वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, तो वो फिर मेरी तरफ देखेंगे, है ना क्या कहूँ इसको अब। हालांकि वो मतलब ये सारे कहते हैं कि अली भाई बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब बेटी पे आती है ना, तो हम लोग बाहर गए में मटन मंगवाया, तो हेरा और सलान के साथ ही थे हम लोग, तो अली ने कहा मटन खा लेगी ये? मैंने कहा क्यों नहीं खाएगी? तो हेरा ने कहा अच्छा, अपनी बेटी पे बात है, मटन खा लेगी ये, क्यों नहीं खाएगी, वो बड़ी हो गई है, हजम हो जाएगा उसको। तो मतलब मैंने अली को कहा कि आप कुछ जगहों पे ना बहुत ज़्यादा बेबी हो जाते हैं। वहाँ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, ऑब्वियसली मुझे इस तरह से याद नहीं आ रही। जितना पूरा प्रोग्राम गया वहाँ ये बेबी लग रही थी, ठीक है, और अब जैसे प्रोग्राम एंड हो रहा है तो तुम्हें हल्की हल्की अपने मियाँ की बेबी वाली बातें बताना। बड़ी इजी गोइंग भी है जब मतलब फॉर एग्जांपल कुछ मैंने सिचुएशंस में देखा है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अली भाई की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही होगी ना चीज़, तो वो थोड़ा सा उस पे वो हो जाते हैं, बट हिना इज लाइक यार कोई बात नहीं, ये बहुत चिल है चीज़ों को लेके। तो वही वाली बात है, बैलेंस। तुम चिलिंग वाले पार्ट में जो चीज़ें तुमने अपनी बताई हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो चिलिंग वाले पार्ट में तुम वो हो, और यहाँ चिलिंग वाले पार्ट में अरसलान है, वो थोड़ी ज़्यादा परेशान होती है हेरा। तो यही बेसिकली एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मैरिज का। और अगर दोनों एक जैसे मिल जाएं, स्ट्रॉन्ग हेडेड, क्योंकि मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो मैं एक खुलासा करूं, कंक्लूजन, जहां दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, वहां गाड़ी कैसे चलाई जाए, जहां दोनों बहुत एक जैसे हों, स्ट्रॉन्ग हेडेड, तेज,
स्ट्रॉन्ग हेडेड, देखो एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। अगर एंगर आ रहा है तो एंगर मैनेजमेंट दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हेडेड होना कभी भी गलत नहीं होता। स्ट्रॉन्ग हेडेड होने का मतलब ये ज़रूर होना चाहिए कि आप दोनों अपने गोल्स सामने रखो, आपकी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है, जो क्योंकि मैस्कुलिनिटी औरतों में भी होती है भाई। आई हैपन टू बी मोर मैस्कुलिन वुमन देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब कि कुछ औरतें नाजुक मिजाज नहीं होती, मर्द होते हैं। मेरी सारी नज़ला खांसी, मेरी सारी फेमिनिनिटी मेरे मियाँ के सामने। क्यों? क्योंकि वो मुझे वो सेफ एनवायरनमेंट देता है where I can be feminine, where I can feel empowered in my femininity, ठीक है। सो बैलेंस, काइंडनेस, आपको अपने पार्टनर को इमोशनली भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो पार्टनर बोला मैंने, ये नहीं बोला बीवी को। सो खाली मर्द का काम नहीं है, ठीक है। एंड अप्रिसिएशन, जैसे इन्होंने कहा कि आप छोटी छोटी चीज़ें जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे, यार ये अच्छा करते हैं, वो अच्छा, आज इन दोनों ने कितना अच्छा बोला, इन दोनों के स्पाउसेस बहुत बहुत खुश होने, मुतमईन होने चाहिए कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दैट्स शोइंग, आपके चेहरे में ग्लो अलग होता है, आपकी पर्सनालिटी में निखार अलग आता है जब आपका स्पाउस के साथ आपकी एक हेल्दी मैरिज होती है। मैरिज बहुत लोगों की होती है, बट उसको हेल्दी करना आपके हाथ में। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं कहूँगा ना कि इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट, इट्स नॉट फॉर द वीक हार्टेड। अगर आपको लगता है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अफोर्ड कर सकते हो, अनकंफर्टेबल होना अफोर्ड कर सकते हो, हार्ड कॉन्वर्सेशंस व्हिच आई हैव लर्नड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन जो अच्छा यार बाद में बात कर लेंगे, हियर आई वांट टू टॉक, अभी बात करो उस बारे में। तो मैं उस चीज को अवॉइड करता। कारपेट के नीचे गार्बेज नहीं डाल रही होती ना, वो फिर होते वो फिर बहुत चीजें हो तो जाती। वो बहुत सालों बाद सीखा कि अच्छा अभी भी मैं हो जाता हूँ इस तरह कि अगर मुझे लग रहा है ना कोई हार्ड कॉन्वर्सेशन आ रही है और इसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा जो मैं नहीं हैंडल कर सकता अभी, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देता हूँ कि अच्छा थोड़ा, लेकिन हिरा को होता है अभी बात करो, तो फिर हम उसका कोई बीच का हल निकाल लेते हैं कि अच्छा यार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। शायद किसी की बात से कोई गिरा सुलझ सके जो आपकी ज़िंदगियों में गिरा है और बनती चली जा रही है, और फिर वो गिरा जब इतनी मोटी हो जाती है तो फिर कभी कभार वो रिश्ते, उसूलन तो गिरा बनने से तो चीज़ें मजबूत हो जाती हैं, पर रिश्ते टूट जाते हैं गिरा अगर ज़्यादा हो तो। उलझाएं नहीं, रिश्तों को सुलझा के रखें। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमने की, अगर किसी के लिए कोई फ़ायदा पहुंचाती है तो हमारा आज का काम तो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।